अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, थिंकर लोग भी आते हैं, और धर्म के बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी भी आते हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं। उनका मेरा मकसद ये है कि ये जो ब्रह्मांड का जो रहस्य है, साइंटिफिक रहस्य, थियोरेटिकल नहीं, श्रद्धा वाली बात नहीं, सिद्धांत। जैसे H2O से पानी होता है, वो श्रद्धा नहीं है, सिद्धांत है। उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं आता है। और दुनिया के कई भी पार्ट में जाऊंगी तो वही साइंस होगा। तो मैं साइंस की बात करता हूँ, श्रद्धा की नहीं करता हूँ। और ऐसे लोग आते हैं, प्रश्न करते हैं, और धर्मगुरु भी आते हैं तो बोलते हैं हमारे शास्त्रों में, वेदांत में ये लिखा है, जैनों के आगम में लिखा है, ये गीता में ये लिखा है। ऐसे अलग अलग धर्म वाले लोग आते हैं। जैसे श्रीमद्राज चंद्र वाले आते हैं, दादा भगवान वाले आते हैं, स्वामीनारायण वाले, तो ऐसे लोग आते हैं और प्रश्न करते हैं। तो मेरा काम सिद्धांत बताना है, और सिद्धांत जो है उसका मैंने नाम दिया है लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून। न कोई व्यक्ति का कानून, न धर्म का, न संप्रदाय का। आप समझे? कुदरत का कानून जो सबके लिए समान होता है, और समान ही रहेंगे। आप मानो या न भी मानो, कुदरत के कानून से आप बाहर नहीं हो सकते हैं। और वही कानून की मैं बात करता हूँ। मेरे पास और कोई सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, तुम छोटे मैं बड़ा, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। या गुरु शिष्य की बात नहीं है, मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो, वो बात नहीं है। या मंदिर और संस्था की बात नहीं है, या रिचुअल्स की बात नहीं है। आप क्या मानते हैं क्या नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आपका भगवान क्या है, गुरु क्या है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि तो सांप्रदायिक बातें हैं। कैसी बातें हैं? और मैं सांप्रदायिक बातें नहीं करता हूँ। मेरा काम है सनातन सत्य। अभी हिंदी की किताब बाहर पढ़ी है अलवर से, तो उससे पहले भी गुजराती किताब बाहर पढ़ी, आध्यात्म विज्ञान भाग 1 और 2। लोग सुनते हैं, समझते हैं, और मैं कहीं बहुत ज़्यादा संख्या आ जाए, ये मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव है लोग अपने आप विज्ञान को जाने, समझे, कहीं से भी। ये YouTube के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या ऐसे मैंने बहुत 200 साइंटिस्ट बनाए, उनके माध्यम से लोग विज्ञान को समझे। बस ये मेरा भाव है, ये मेरा आशय है। आपको कोई प्रश्न करना है बारी बारी से, तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। तो जो भी प्रश्न करना है शांति से कीजिए, और अपने आप में जो कुछ जिज्ञासा है वो बिल्कुल ठीक तरह से रखिए। उत्तर भी शांति से सुनिए, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो शांति से कीजिए। हर बातों का अपने को सॉल्यूशन मिलना चाहिए। आपने तो अभी जो कल आपसे पिछली मेरी 2 विजिट्स में आया, मैं एक्चुअली माइंड के लेवल पे तो समझ में सुनते थोड़ा सा अपीलिंग भी लगता है, लेकिन वो टिकता नहीं है, वो स्लिप हो जाता है, और फिर वापस से सब अपना जो भी जिस ढंग से भी जी रहे हैं ना, उसी पैटर्न पे वापस आ जाते हैं। जो आपने कहा कि ये एक तरह से रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, yes. वो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में वापस आ जाते हैं। देखो, सिंपल बात यह है कि दृष्टि और क्रिया, पहले दोनों सब्जेक्ट अलग है।
दृष्टि हम डेवलप कर सकते हैं, मैच्योर कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। ये मन वचन काया न हम डेवलप कर सकते हैं, न चेंज कर सकते हैं, न बदल सकते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए? अलग हो गए। एक प्री डिसाइडेड है, आप समझ में आ गया? जो मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, मन वचन काया जो प्री डिसाइडेड है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो उसमें तो हम कुछ कर सकते नहीं है। इट्स ऑटो मोटरसाइकिल। और जो दृष्टि है उसको हम बदल भी सकते हैं, परिपक्व भी कर सकते हैं, इसको सही एंगल में सेट भी कर सकते हैं। दृष्टि को, दृष्टि मतलब जो देख रहे हैं। हाँ हाँ, देखता है वो नहीं, ये दृश्य नहीं, दृश्य नहीं, देखने वाला जो है। हाँ, दृश्य को देखने वाली आंख भी नहीं है। आंख तो जैसे चश्मा है इज इक्वल टू आंख, टूल है ये आंख। इस टूल्स है। दृष्टि अलग चीज होती है। दृष्टि दो प्रकार की है। एक स्थूल चीजों को देखना, ये भी एक दृष्टि है, और इसको समझना, ये भी दृष्टि है। क्या बताया? देखना और समझना। तो समझना जो है वो समझने का मतलब होता है कोई भी अवस्था में सार निकालना। जैसे ये मोबाइल है, वो नहीं समझना है, वो तो आपने टाइटल बताया। समझने का मतलब सार निकालना। क्या बताया? कि ये मेरे लिए बेनिफिशियरी है या नहीं है, हैज पर माय गोल। क्या बताया? हैज पर माय गोल, गोल के मुताबिक लाभकारक है या नहीं। जैसे स्थूल भाषा में बात करूं, व्यवहार की बात करूं, बाद में आपको निश्चय इन दृष्टि की बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ 1 घंटे का आपको मानो के 50 दिरहम देते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, 1 घंटे का आपको 50 दिरहम देते हैं या 100 दिरहम देते हैं 1 घंटे का। अभी आप 8 घंटा काम करते हैं, शायद वो कहेंगे कि आप 2 घंटा और ज़्यादा करो काम। आप कहता है नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ, कल आके काम करूँगा। तो आपने 2 घंटा काम मिला था, वो भी आपने नहीं किया। यानी आपको अगर 100 रुपीज़ है तो आपने 100 रुपया 200 गवा दिए आपने। आप घर पे आए, घर पे आके आपने किसी फ्रेंड के साथ गप्पे मारे, जो कुछ भी करना था वो किया, व्यवहार का काम। आप समझे? तो फिर आपकी बुद्धि बताएगी कि घर पे आके जल्दी आके मैंने लाभ क्या किया, बेनिफिट क्या किया। आप समझे? अगर पैसा ज्यादा आता तो हम और कुछ भी अच्छे काम कर सकते थे, परिवार के लिए कहो या खुद के लिए। तो इसको कहते हैं सोच। क्या बताते हैं? सोच, सार निकालना, सब्जेक्ट टू अवर बेनिफिट। तो यहाँ जैसे इसका बेनिफिट है, आध्यात्म मार्ग में इसका बेनिफिट है, बस। व्यवहार में किसका है? शरीर का, और अध्यात्म में आत्मा का। तो ये जो सोच है, इतना ही डिफरेंस है बस। ये जो सोच आई है, जिसने डिसाइड किया है, वो ये ब्रेन तो नहीं है, वो कोई और डिसाइड कर रहा है। हाँ, वो आपका ज्ञान दर्शन है। अभी जो विचार आते हैं, जो मैंने कहा था विचार आते हैं, वो प्री डिसाइडेड है, संजोग के मुताबिक आएंगे। और सार निकालना वो अलग है, वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। अभी जो काम के लिए विचार आते हैं वो फिक्स है आपके, सब्जेक्ट टू वर्क। क्या बताया? सब्जेक्ट टू वर्क, सब्जेक्ट टू सिचुएशन, सब्जेक्ट टू सर्कमस्टांसेस। वो विचार आएंगे, मगर वो विचार फिक्स है, काम के आधार पर है। सार निकालने का मतलब होता है ये पूरे पैकेज में किसके लिए कर रहा हूं, वो मेरा गोल हो गया है। जैसे व्यवहार में हम जो भी करते हैं शरीर के लिए और शरीर के साथ जुड़ा हुआ परिवार के लिए करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं। आध्यात्म में ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ वो आत्मा के लिए करेंगे, क्योंकि शरीर को छोड़ के जाना है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन छोड़ के जाना है। तो वो तो अचीवमेंट है नहीं। अगर ज्यादा पाया कम भी पाया पर क्या होगा, 40-50 साल कहो, छोड़ना तो है। यस और नो?
तो उसमें तो पाया या ना पाया कहूँगा, वो तो टेम्पररी बात है। हम कैरी फॉरवर्ड लेकर जाते हैं, इसको हमने पाया ऐसा बोल सकते हैं। अभी पाया और फिर छोड़ के जाना है तो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। आप समझे ना। तो इसीलिए सार निकालने का मतलब हमने जो पाया, क्या पाया, मतलब कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ। व्यवहार जीवन में भी हम अवस्थाओं के अंदर डिसाइड करते हैं कि ऐसा जीवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो सार निकालते हैं। जैसे आप यहाँ जॉब के लिए आए, काम करते हैं, हो सकता है कोई अभी नॉर्मल है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिर आपको लगे इससे अच्छा तो मेरी कंट्री में अच्छा था, कम से कम सलामती थी, अब एक माहौल था, जो भी कहो, मतलब XYZ। तो ये समय संजोग के आधार से आप क्या निकालते हो? सार निकालते हो। रहना तो यहाँ है क्योंकि आपका संजोग यहाँ है, मगर सार तो निकाल सकते हैं ना। आप समझे कि नहीं समझे? अगर आपने शादी किया और 5 बच्चे हो गए, तो 5 बच्चे हो गए तो संभालना तो है, मगर सार तो निकाल सकते हैं ना कि भाई इतने बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम उसको लालन पालन नहीं कर सकते। तो जरा सार तो निकाल सकते हैं ना। संजोग नहीं बदल सकते हैं, अपने भावों को तो बदल सकते हैं ना, इंटेंशन को बदल सकते हैं, बस। तो ऐसे यहाँ सार निकालना ऐसे भौतिक चीज़ों के लिए है, सामाजिक चीज़ों के लिए है, फिजिकल बेनिफिट के लिए, ऐसे यहाँ आध्यात्म बेनिफिट के लिए सार निकालना है। इसीलिए उसको आध्यात्म विज्ञान बताया कि आखिर हम इस दुनिया में पैदा होने के बाद इतना खेलते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना डिग्री प्राप्त करके पैसा कमाता है, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार को बड़ा करते हैं, आगे ले जाते हैं, बच्चे को भी बड़ा करके शादी करवाते हैं, बच्चे की शादी करवाता है। इतना सारा करने के बाद हमारी उम्र हो जाती है। उम्र होने के बाद हमारे पास जो कुछ भी पैसा है उससे हम अपना बाकी का जीवन जीते हैं, और बाकी जो कुछ बचा है, जैसे मकान ले लिया, कार ले लिया, डायमंड गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, ये सब को तो छोड़ के जाना है। भले लिया है, नो कैरी फॉर यस और नो। तो ये तो मेरा है, वो तो मेरा रहेगा नहीं, यस और नो, तो वो तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। आपने जीवन में खाना पीना खाया, कपड़े और जितनी सुविधा आपने भुगतान किया, इतना आपने यूज़ किया, मगर जो भुगतान नहीं किया और बैंक बैलेंस बढ़ा, गोल्ड सिल्वर डायमंड बढ़ा, एसेट्स बढ़ा, वो तो छोड़ के ही जाना है। तो ये तो लेबर हो गया। लेबर समझते हैं ना, कई फोन यूज़ भी नहीं किया आपने। समझ में आया? तो कहने का मतलब यहाँ सार निकालना है, तो इससे फायदा क्या है? मेहनत तो किया हमने और प्राप्त भी किया, मगर बेनिफिट क्या है? दिमाग में बेनिफिट है ना कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, यही तो है ना। खाना तो वही रोटी चावल है ना, तो बेनिफिट क्या है? खाना तो वही कमरे में रहना है, भले मेरे पास 5 मकान है, रहना तो वही खोली में है ना। आप समझे कि नहीं समझे? तो जो चीज़ हम भुगतान करते हैं वो तो बराबर है, बाकी सब चीज़ के लिए हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। तो इतना सारा लेबर क्यों करते हैं? हम सुख पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? सुख पाना चाहते हैं, और बचपन से लेके अभी तक प्रयास ही करते हैं। अभी सुख पाया नहीं है, सुख पाने का प्रयास करते हैं हर समय, एवरी ईयर। समझ में आया? 25 साल हुए, 30 साल हुए, 40 साल हुए, 50 साल, 60 साल, 17 साल, हम प्रयास ही करते हैं। फिर कहते हैं पिताजी गुजर गए 75 साल की उम्र में, बहुत बीमार थे, 6 महीना वो पथारी पे थे, बहुत सारी हमने चाकरी किया, आखिर वो चले गए। नहीं तो पूरा जीवन हम किसके लिए जिए? सुख के लिए जिया, सुख तो पाया नहीं। तो फिर मतलब क्या रहा? न सुख पाया और न संपत्ति लेकर गए, तो व्हाट इज योर गोल? आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात? बराबर है। नहीं आपने सुख पाया और नहीं आप कुछ लेकर जाओगे ज्यादा मेहनत करके, और जो खाना पीना कपड़ा लत्ता मिलता है वो तो आम लोगों को ही मिलता है, वो कोई नई बात नहीं है।
सामान्य व्यक्ति है तो छोटे मकान में रहेंगी, उससे सामान्य होगी तो किराए के मकान में रहेगी, उससे पैसा ज्यादा वाला तो बड़े मकान में रहेगी। फर्क क्या होगा? सोना तो वही है, आंखें बंद कर दिए फिर महल भी है या झोपड़ी भी है, क्या फर्क होता है बताइए मेरे को? नहीं, कुछ नहीं होता। और हम ड्रेस पहनेंगे, ये ड्रेस हमारा सस्ता भी होगा महंगा भी होगा, कौन देखने वाला है बताइए मेरे को? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो करते किसके लिए नहीं मालूम, हमको मालूम ही नहीं। और इसी में पूरी उम्र निकलती अभी आप जिनकी निकल जाती, उम्र तो छोड़ दो, उम्र तो बड़ा है। और उससे कुछ भी मालूम नहीं है। उसमें ये लगता है कि तुम जन्म से पैदा हुए तब से माँ बाप और भाई बहन को अपना मान के जी रहे थे, फिर सब अलग है, माँ बाप चले गए, भाई बहन सब अपने अपने घर पे चले गए, तो छोड़ते। ठीक है। फिर हमारा जीवन आ गया, हमारी पत्नी और बच्चा, फिर बच्ची भी चली गई, बच्चा भी कहता है मैं अलग रहूंगा, और पति पत्नी दूर गए, दोनों का स्वभाव लेफ्ट एंड राइट है। मैं नॉर्मल की बात करता हूँ। अभी आप देखो कि आपके जीवन में सुख पाने के लिए इतना सारा प्रयास करने के बावजूद सुख कब पाया बताइए मुझे? नहीं, एवरी टाइम यू स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। और पैसे से थोड़ी सुख मिलता है, पैसे से खाना पीना मिलता है, और ज्यादा है तो सुविधा मिलती है, हैप्पीनेस नहीं मिलता है भैया। आपको समझ में आया कि नहीं? राइट। हैप्पीनेस नहीं मिलता है। हाँ, कम पैसा है तो दिक्कत आती है, नॉर्मल पैसा है तो आसानी से व्यवहार होता है, और ज्यादा पैसा है तो सुविधा मिलती है। उससे आगे क्या करोगे? हम जो गेहूं चावल खाते हैं वही अब्जोपति खाएंगे ना, ये गोल्ड डायमंड के खाएंगे। और उसमें ज्यादा पैसा होगा तो उसको संभालने का टेंशन भी नहीं, होगा। मैं क्या कहता हूँ, तुम जो चावल और गेहूं खाते हैं, चावल आटा खाते हैं, अब्जोपति वही खाएगा ना, कि उसका गेहूं आटा सोना चांदी का होगा। राइट राइट राइट। बताइए। वही होगा। ये कुदरत जो श्वास हवा देती है, ऑक्सीजन, जो भिखारी को देती है वही हमको देती है, और वही अब्जोपति को देती है ना। और इसके बिना जीवन संभव, वो पानी भी कौन देता है, और ये वनस्पति भी, आप समझे? और इसके बिना हमारा जीवन संभव है नहीं। तो सबके लिए समान है, वही हवा वही पानी वही खुराक। अभी यहाँ का प्रेसिडेंट मर गए यूएई का, अभी आज। ओके ओके। तो प्रेसिडेंट हो या नौकर हो, हम हो, सबको ऐसा ही छोड़ के जाना है। यस, उसको सवाल ही नहीं ना। प्रेसिडेंट तो आपकी पोस्ट मिली आपके कर्मों के हिसाब से, मानते हैं, मगर ले क्या गए? ले क्या गए? अभी ये सल्तनत साथ में आएगी नेक्स्ट बर्थ में? कहाँ जन्म होगा किसको मालूम? और अगले जन्म में कौन सी यूनि मिलेगी ये वो भी कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं पशु मालूम। पक्षी बन गए तो फिर वापस कुछ भी हो सकता है, आपके कर्मों के अधीन है ना। आपकी नेक्स्ट लाइफ आपके कर्मों के अधीन है। आपने कौन से प्रकार के भाव कर्म किए हैं, उसके मतलब जैसे भाव है वैसा भव है। एक क्रिया से भव नहीं है, जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा, और जैसी मति वैसी गति। स्वामी जी, एक है ना, मेरे को कहानी याद आती है, कोई बुद्ध की कहानी है कि उसमें बुद्ध अपने पिछले जन्म की कहानी सुना रहे हैं। उनके पास एक औरत आती है, कोई लेके आते हैं और वो बताते हैं कि ये औरत बहुत ज्यादा ग्रीडी है, और वो लोगों से, उस समय लहसुन होती है ना, गार्लिक, वो मांगती है और वो लोग उसको दे देते हैं। पहले शायद बार्टर सिस्टम जैसा होता था, तो वो ये चीज से ये चीज, हाँ, तो वो बहुत लोगों से गार्लिक मांगती और फिर वो ग्रीड के जैसे रहती थी। तो वो लोग उसको लेकर आए बुद्ध के पास, ऐसे कुछ बैकग्राउंड है उसका। तो बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं, बोले कि एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे और उनकी 2 बेटियां थी। वो हस्बैंड की डेथ हो जाती है
और मरने के बाद उसको बहुत ही चिंता होती है कि औरत बच्चियों को संभालेगी कैसे। तो वो मदद करने का इंटेंशन, जो भाव आप बोले ना, वो भाव से वो सोल चली जाती है। तो भाव मैनिफेस्ट करता है एक पक्षी के रूप में, और वो पक्षी सुनहरे पंख डालता है छत पर, और वो औरत को पता लगता है कि एक पक्षी इसमें ये पंख डालता है, तो वो उसका पंख ब्याह के वाटर सिस्टम के हिसाब से दे देती गांव में, और कुछ चीजें ले आती, तो उस हिसाब से उसका चलता था। फिर उसको ग्रीड आ गया, और ग्रीड आने के बाद में एक दिन उसने उस पक्षी को पकड़ लिया, उसके सारे पंख काट डाले कि मेरे को सारा पैसा मिल जाएगा। उसने बेच दिया, पैसा भी मिला, लेकिन पक्षी वहीं रहा क्योंकि उड़ नहीं सकता था। और उसके बाद में सारे पंख, सुनहरे पंख नहीं आए, सादे पंख आए। तो उसने देखा अब इस पक्षी का कुछ फायदा नहीं है, तो उसको हटा दिया, पक्षी को भेज दिया, उड़ने को उड़ा दिया। समझ गया। पक्षी तो चला गया। अब तो उसको और कुछ पैसा भी नहीं आता क्योंकि एक भी पंख नहीं। ये था बैकग्राउंड। फिर बुद्ध ने कहा कि ये इसमें जो औरत थी वो यही औरत है, और उसका जो हस्बैंड था वो मैं हूं। बुद्ध की वाइफ थी वो किसी पिछले जन्म में। तो अब ये जो ग्रीड, बुद्ध का भाव उधर जो मदद का चल रहा था, वो अभी इवॉल्व होती गई वो सोल, और ये औरत का ग्रीड का भाव जन्मों जन्म वो भाव कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। तो ये मुझे लग रहा है कि अगर कोई बहुत इंटेंस भाव होता है तो वो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। तो चलेगा ना, तो कॉस्ट डालते रहेंगे तो इफेक्ट आएंगे, फिर कॉस्ट डालेंगे तो इफेक्ट, वो तो चलता ही रहेगा ना। फिर लर्निंग कब होगी? वो तो उसके ऊपर है ना, वो लर्निंग करना है कि नहीं करना है। मार खाने के बाद भी सीखना नहीं है तो क्या करेंगे? बिना मार खा के भी सीख सकते हैं, और मार खाने के बाद भी नहीं सीख सकते। तो हमारे ऊपर, हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। इसलिए तुमने दृष्टि बताया, दृष्टि का मतलब ज्ञान दर्शन। लाइव एंड एक्टिव ज्ञान दर्शन को दृष्टि कहते हैं। लाइव एंड एक्टिव, जो सार निकालता है हर समय हर संजोगों में, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ मन वचन काया से नहीं होता है, आप समझे ना। पुरुषार्थ भाव से होता है, और आज तक हमको यही सिखाया गया कि पुरुषार्थ क्रिया से होता है। यही सिखाया गया है, अच्छा करो, जो भी एनी काइंड ऑफ एक्शन दे कन्वर्ट इन अ कर्म, यही सिखाया गया है ना। हाँ, किसी को दान दो, ये दो, वो कर्म हो। एनी काइंड, या तो क्रिया वो कर्म फल है। क्या है? कर्म फल है, और भाव वो कर्म है, मगर वो सिखाया नहीं गया हमको। मैं जो बात बता रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, जो हाइड हो गई थी वही मैंने रीओपन किया। क्या बताया? रीओपन किया। जो लॉ ऑफ नेचर थी, कुदरत का कानून था, और कुदरत का कानून यही है कि तुम कॉज करोगे तभी तो हम फेंक देंगे। तो कानून तो चेंज नहीं होगा ने, तुम भले उसको भूल जाओ, 200-500 साल भी 1000 साल भूल जाओ, मगर कानून तो वही रहेगा ने। तुम्हारे भूलने से कानून में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही बातें रीओपन किया। क्या किया कि कीमत क्रिया की नहीं है, भाव की है। व्यवहार जगत में क्रिया की कीमत है, और जन्म मरण के अंदर भाव की कीमत है। आध्यात्म में भाव की कीमत है। भाव मतलब इंटेंशन। इंटेंशन, नॉट एक्शन, नॉट स्पीच, नॉट थॉट। मैंने कहा ना, सार निकालना, और सार निकालना उसके पीछे क्या चाहिए? ज्ञान और दर्शन। वो भी लाइव चाहिए। क्या चाहिए? लाइव चाहिए। जो डिस्चार्ज माइंड है वो नहीं। लाइव मतलब प्रेजेंट में। प्रेजेंट में वो काम करता है, अवस्थाओं में सार निकालता है। तो भाव जो है वो हर पल पल में है, क्योंकि पल पल का लाइफ ही तो है। पल पल की लाइफ है। भाव नहीं है तो फिर लाइफ कैसे होगी? जैसे पल पल हम भाव करेंगे तभी तो पल पल की लाइफ है। ऐसा थोड़ी 1 घंटा कर्म है फिर अभी 5 घंटा कोई कर्म नहीं, ऐसा होता है? हाँ। पूरी लाइफ ही तो कर्मों का फल है। हाँ। एक एक श्वास ही हमारे कर्मों का फल है। हाँ। इसी को कहते हैं आयुष्य कर्म। क्या बोलते हैं? आयुष्य कर्म। यही तो कर्म है, यही कर्म है। आयुष्य कर्म भी है,
ये मन वचन काया का भी कर्म है। विचार आना, बोलना, क्रिया करना, ये सब कर्मों का फल है। क्या है? कर्मों का फल। श्वास लेते वो भी कर्मों का फल है। एक दूसरे के साथ व्यवहार करते वो भी कर्मों का फल है। हमारे पास कोई पसंदगी नहीं है। पैदा होते ही पसंदगी नहीं है, माँ बाप की पसंदगी नहीं है, भाई बहन की पसंदगी नहीं, रहने का घर मिलता है पैदा होते वो पसंदगी नहीं, धर्म मिलेगा वो पसंदगी नहीं, मृत्यु के समय पसंदगी नहीं है। कोई चॉइस? कहाँ पसंदगी है बताइए? आप समझे? शादी करते पसंदगी थोड़ी है, वो व्यवहार से बोलते हम पसंद करके लाए, ऐसा नहीं है। जिसके साथ हिसाब होगा इनके साथ ही शादी होगी, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगी। भले आप कहो मैं अपनी पसंदगी से लाया हूं, मगर वास्तव में ऐसा नहीं है। वो आपके कर्मों का हिसाब होगा इनके साथ ही होगी। समझ में आया? मेरे और आपसे कोई कर्म ही नहीं तो कैसे मिलेंगे? नहीं, क्यों मिलेंगे? पुराना कुछ हिसाब पेंडिंग। तभी तो मैं कहता हूं बिना हिसाब कैसे मिलेंगे? जब एक दो व्यक्ति 5 मिनट के लिए भी बिना हिसाब नहीं मिलेंगे तो पति पत्नी ऐसा मिल जाएंगे? बिना हिसाब मिलेंगे? नहीं। बताइए मेरे को। और जितना हिसाब है वहीं तक रहेंगे, उसके बाद नहीं हिसाब होगा। भले ही वो डाइवोर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हिसाब है। जब हिसाब शुरू होगा तो आप मिलेंगे, हिसाब खत्म हो जाए तो आप अलग हो जाएंगे, फिर मर के भी अलग हो जाएंगे और कोई भी रीत से अलग हो जाएंगे, मगर अलग हो जाएंगे बस। तो ये दुनिया साइंस क्या है? साइंस क्या है इसमें जो हम मिलते हैं किसी को? कर्मों का खेल, ये तो साइंस है। ये वो कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप जो बता रहे हैं वो मैं कैसे उसको डाइजेस्ट करूँ? आप मुझे कन्विंस कैसे कर सकते हो उस बात में? मतलब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा जो माँ बाप मिला क्यों मिला आपको? और या वाइफ मिली हो क्यों? नहीं, माँ बाप मिला क्यों मिला? वहां शुरू कीजिए ना, हमने पहले शुरू किया ना। माँ बाप क्यों मिला? माँ बाप ने जो कर्म किए उससे मैं नहीं, आपको क्यों मिला? मैं उनके कर्मों की बात नहीं करता हूँ। आपको वो माँ बाप क्यों मिले, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, करोड़ों दूसरे माँ बाप हो सकते थे। आपको वो माँ बाप क्यों मिले? नहीं पता। वही तो बात है, बात यही तो है। अगर हमको कोई पता नहीं है तो हाउ वी कैन जज कि आप जो कहते हैं वो करेक्ट है या नहीं? पता है तो आप बताओ। मेरे को ये पता है, पता भी नहीं है और जो मैं कहता हूँ पता है बराबर, तो दोनों बात कैसे होगी? ये अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं ना। तो मैंने सिंपल बताइए कि आपके ही कर्मों का फल है, आपके पास कोई पसंदगी नहीं है। कर्मों के फल का मतलब फर्जियत, ऑप्शन नहीं है आपके पास। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में होना, जेल में ही होगा, नो चॉइस, क्योंकि ये कर्म फल है। फल के अंदर चॉइस नहीं होती है। फल मतलब कंपलसरी। क्या बताया? आपने एग्जाम दिया है तो रिजल्ट आएगा ही, मानो या न मानो। आपकी मान्यता से कुदरत के कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। आप नहीं मानोगे तो भी नहीं होगा, वही फल मिलेगा। आप समझे? एग्जाम दिया है तो रिजल्ट आएगा, आप मानो या न मानो कोई फर्क नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे पूरा जीवन हमारा, ये श्वास लेते हैं वो भी कर्मों का फल है। हम अपनी मर्जी से श्वास नहीं ले सकते हैं। उसका मतलब ये जो भी हो रहा है जीवन में, जो भी श्वास तक बोलता हूं, हम लोग रिजल्ट जी रहे हैं ना 100%, और वो भी कंपलसरी है। क्या बताया मैंने? कंपलसरी। आप श्वास लेते हैं तभी आप जिंदा कहेंगे, बराबर है, मगर वो आप लेते नहीं है, वो आपके लिए कंपलसरी है। आप जागो या सो जाओ, श्वास चलता रहेगा, क्योंकि कर्मों का फल है। आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस होती तो आपको जागना पड़ेगा। फिर बोलते नहीं है, फिर आपको कौन लेगा? फिर मेरा आपके पास चॉइस नहीं है। अगर बेभान भी हो जाएगा अनकॉन्शियस तो भी चलेगा। यस और नो? जब कंपलसरी है तो फिर मतलब क्या है? आप जागो, सो जाओ या बेभान हो जाओ, श्वास चलता ही रहेगा, कर्मों का हिसाब खत्म होता ही रहेगा। आप मानो न मानो, स्वीकारो न स्वीकारो, खत्म हो गया। भुगतना ही है ऐसा? है? उसको भुगतना ही है। रामकृष्ण महावीर को भी
कोई चॉइस नहीं। वनवास जाना है तो जाना ही है बस, भले अच्छा मुहूर्त निकाल दिया गद्दी का, फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म है ना, कर्म के पीछे चॉइस नहीं है। रावण सीता जी को उठा गए, क्या चॉइस थी? समझाने के बाद नहीं माना, यूं तो करना पड़ा, क्या चॉइस थी? कृष्ण भगवान ने भी समझाया, दुर्योधन को नहीं समझे, बोला 5 गांव दे दो तो भी चलेगा, नहीं माना। महाभारत हुआ ना, नहीं चॉइस थी। मैं कहना कृष्ण भगवान सामने थे तो भी चॉइस थी कि जो होना था वही हुआ। तो कर्म का फल का मतलब चॉइस ही नहीं हमारे पास, श्वास लेने तक की चॉइस तो नहीं। स्वामी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये केवल हम रिजल्ट जी रहे हैं पुराने कर्मों का। यस, फुल लाइफ, श्वास तक बोलता हूं फिर। तो अब इस चीज को अगर ठीक से समझें तो ये जो कुछ है, पहला ये रिजल्ट जी रहे हैं, और ये छोटा सा जो पल है, इस पल के अंदर हमारा कितना अवेयरनेस है और कितना हम उसके अंदर क्या इंटेंशन है, ये हमारा आगे का रिजल्ट डिसाइड कर रहा है। प्रश्न ये है कि आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि तुम जैसे ये 24 के मंजिले पर खड़े हैं और नीचे सड़क है, और सड़क को दूरबीन से देखते हैं और हजारों व्हीकल्स आते जाते हैं अपनी अपनी स्पीड से, और आप यहाँ से देखते हैं, ठीक है? देखने वाले को कोई दिक्कत नहीं, जो भी है दिक्कत कहो, खर्चा कहो, टेंशन कहो, सब किसको है? चलाने वाले को, देखने वाले को नहीं, वो तो केवल चुपचाप देख रहा है बस। ऐसे ये जो मशीनरी है, व्हीकल्स जो कुदरत ने बनाया है, जो श्वास लेता है, ये सुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, स्पर्श करता है, ये क्रिया करता है, ये मशीन जो कुछ भी करता है, when you are the observer you have no problem, but when you are doer, you are controller, then you have problem. You understand my point? बस। तो हम पूरी जिंदगी एक हो गए, वहां जुड़ गए हैं। वही तो अज्ञानता है। जब नहीं है तो फिर क्यों जुड़ते हो? इसको जलाने के बाद हम है या नहीं है? अभी जुड़ने का नहीं, स्टेट है। मैं क्या कहता हूँ, इसको जलाने के बाद भी हम है या नहीं है? है मतलब हम अलग है, प्रूव हो गए ना। इसको जलाने के बाद हमें मतलब अलग है, तभी तो रहे ना। अगर एक होते तो इसके लिए ना डॉक्टर, मैंने एक मेरा से ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे पाँव का, नाखून का, तो क्या हो गया था, सुन कर दिया था या तो मैं उस समय देख रहा था अपनी अवेयरनेस कितनी बना सकता हूँ मैं इसमें। तो थोड़ा सा मैंने सुन किया, तो ये हिस्सा ना पूरा जैसे एकदम सुन हो गया, जैसे कि कोई झूठा हो गया, झूठा समझ जैसे गया, कोई मोबाइल हो, झूठा हो गया, सुन हो गया वो। या अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये मोबाइल को जैसे छुओ पता नहीं लगता है इसको यार ये मेरा ही अंगूठा है, और मैं ये अभी सुन नहीं होता तब तक ये था कि मेरा है, अभी ये सुन हो गया है तब ये डिस्टेंट फील हो रहा है। आप तो ऑब्जर्वर है, आप समझ। हाँ, मैं ऑब्जर्वर, सफरर नहीं हो। ऑब्जर्वर तो देखता जा रहा है कि कुछ कर रहे हैं मतलब लाइक यू आर सेपरेट, यू फील लाइक अ सेपरेट, और जिसको जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, कुछ आप फील नहीं कर रहे हैं, फील नहीं कर रहे हैं। यही तो विज्ञान है, यही तो विज्ञान है। तो पिछले जो कर्म है उसको भुगतना ही है। रामकृष्ण महावीर को भी चॉइस नहीं है उनको। तो उसका मतलब जो हो रहा है लाइफ में वो भुगतना ही है, ऐसा हो। सबको बोलता हूँ, फिर प्रश्न क्या है? सबको कंपलसरी है सब कुछ, उसमें कोई अपवाद नहीं है कि ये कंपलसरी नहीं है। मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है वो सब के लिए कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। अब इसमें वचन कैसे होगा? मेरे को काया तो समझ में आ गया, वचन में मतलब जो भी मैं कह रहा हूं अभी, ये भी मेरा प्री डिसाइडेड, मेरे से
टोन वर्ड्स कुछ चेंज होंगे ही नहीं। मैं अगर चाहूंगा भी कि आपसे और रिस्पेक्ट से बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, यही तो कर्मों का हिसाब है। जैसे एक्शन भी कर्मों का हिसाब है, तो क्या स्पीच कर्मों का हिसाब नहीं है? मैं अगर अच्छा बोलूंगा, बुरा बोलूंगा, मान दूंगा, अपमान दूंगा, गुस्सा करूंगा, प्रेम करूंगा, क्या ये कर्मों का हिसाब नहीं है? ये भी कुछ जुड़ा हुआ ही है, इसी के थ्रू ही एक्सप्रेस हो रहा है। तभी तो बात है, वही तो कर्मों का हिसाब है सब। और मन मतलब क्या हुआ? जो थॉट्स चल रहे हैं मेरे, यस, वो चल ही रहे हैं। वही तरह के थॉट्स आएंगे जो चीजें मेरे रिजल्ट में डिसाइड हुई हैं, वो चलता ही रहेगा। आप इसमें ध्यान दो या न दो, जो लपेटा हुआ है वो निकलता ही रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। और इसमें जो थॉट्स आते हैं वो सब अभी के आते हैं या कुछ बहुत पुराने भी आ सकते हैं, कुछ पुराने जन्मों का भी कुछ भाव हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जो हमने कुछ देखा नहीं है, जाना नहीं है, समझा भी नहीं है, उसी प्रकार के भी थॉट आ सकते हैं। जो पुराना कॉजल का कुछ है, थॉट भी आ सकते हैं, ड्रीम भी आ सकते हैं। और ऊपर कंफ्यूज हो जाए, पता नहीं लगेगा कि ये क्या है, ये पर वो पुराना कुछ कैरी फॉरवर्ड रिलीज हो रहा है। पता चला हमारी पूरी लाइफ और लाइफ के सभी प्रकार के संबंध, ये सब कुछ पुराना ही है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। और हमारी जो भी डिजायर्स हैं, जैसे कि हमारी जो भी चीजें आती है, फियर है, एंगर है, जेलसी, या जो कुछ भी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, जो भी बोलते यस हैं, यस, ये सारी चीजें जितने परसेंटेज में अपने अंदर हैं, वो भी पुराना कैरी फॉरवर्ड चल रहा है। सब रिजल्ट के रूप में है। आपको अगर सही तरह देखना आता है तो दिस इज ड्रामा, अगर आपको नहीं आता है तो ये फैक्ट है ड्रामा। देखने को नहीं आता है तो आपको लगता है सच्चा है, सच्चा है नहीं मगर आपको लगेगा नहीं, है ड्रामा। ड्रामा मतलब डिसाइडेड ड्रामा, आप समझे ना? जो पहले डिसाइड हो गया है कर्म से, वही ड्रामा से प्ले हो रहा है। जैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट समझे ना? पिक्चर में स्क्रिप्ट लिखते हैं, अभी स्क्रिप्ट तो बना दिया, उसका मुताबिक आपको एक्ट करना है बस। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो आपका जन्म से पहले आपके लाइफ की स्क्रिप्ट बन गई, अभी क्या लाइफ की, अभी आपको तो ड्रामा ही करना है, और वो भी चॉइस नहीं है, स्टोरी लिखी हुई है, लिखी हुई है। वही विचार आएंगे, वही बोलेंगे और वही करेंगे, उनके मुताबिक ही सामने वाले आप संजोग मिलेगा। अगर ऐसा सोचे कि ये जो सपोज मैं अभी दुखी हूँ, तो मैं ऐसा समझूँ कि मेरा पिछले कर्म का फल है, मैं दुखी हूँ, या जो भी मुझे कुछ भी है, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि ऐसा ही है, तो फिर मेरे में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। मैं कोशिश ही नहीं करूँगा कि मैं कुछ मेडिटेशन करूँ, कुछ सुखी हो जाऊँ, या मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है। मैंने सोचा मेरा लीवर फैटी हो गया है, जो मेरा लीवर फैटी हो गया है मेरा कर्म का फल है, तो मैं कोई कोशिश नहीं करूँगा कि उसको मैं इम्प्रूव करूँ। तो अगर ये मैं मान लूँ तो मेरे में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ये बात सही है कि मुझे मान लेना चाहिए कि यस ये कर्म का फल है, मैं नहीं, सपोज इन्होंने मेरे को गुस्सा कर दिया तो ये मेरा कर्म का फल है, मैं इनको कुछ बोलूँ ही नहीं, बस मुझे समझना है ये। आप मानो या ना मानो, वही होगा जो डिसाइडेड है। आपको फिजिकल प्रॉब्लम है, शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है? और आप इसके लिए इम्प्रूव करने का प्रयास करो या ना करो, वो सब डिसाइडेड है। और जहाँ तक भुगतान करनी है वहाँ तक करनी ही पड़ेगी, कितने भी समर्थ और शक्तिशाली होने के बावजूद। समझ में आया?
शक्तिशाली और समर्थ होने के बावजूद की बात करता हूँ। इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा मुझे कि मैं इम्प्रूव हूँ। प्रयास करने का किसने मना किया? वो आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है, मगर प्रयास वही होगा जिस प्रकार से आपका रिजल्ट होगा। तो प्रयास एक मिनट, जैसे कई व्यक्तियों को आप सबने समाज में देखा है कि एक व्यक्ति कोई बीमारी आ गई तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो कुछ एक्सपेक्ट करना था वो कर दिया, दवा दिया, फिर कहा 15 दिन में अच्छा हो जाएगा, नहीं हुआ। 15 दिन के बाद दोबारा आया, फिर भी नहीं हुआ, फिर तीसरी बार आया, फिर भी नहीं हुआ। बीमारी है, 45 डेज हो गए, डॉक्टर के पास 3 बार जा चुका हूं और दवा भी तीनों बार उन्होंने चेंज कर दिया है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। फिर मैं और कोई डॉक्टर के पास जाऊंगा, यस और नो? उनके पास इलाज करवाऊंगा, वो भी इलाज करवाएंगे, वो भी प्रयास करेंगे, कोई गारंटी देगा नहीं ना। उसके बाद भी 1 महीना दवा किया आपने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि तुम उनके पास जाओ, ये तो वैद्य है, कुछ दवा बहुत ज़्यादा देते नहीं है, थोड़ा ऐसा चपटी दवा दे देंगे आपको और आपको अच्छा हो जाएगा। तो आप उनके पास गए, उनके पास गए नहीं, 1 वीक में अच्छा हो जाए। आपके प्रयास से हुआ, डॉक्टर के प्रयास से हुआ या संजोग से हुआ? संजोग की वजह से प्रयास किया और प्रयास से वो हुआ। आपने तो प्रयास अच्छा करने के लिए किया था ना, तो फिर इतने भुगतान क्यों? हम तो प्रयास अच्छा करने के लिए करते हैं ना, तो इतना लंबा क्यों हो गया? जो दवा लेने के बाद 1 वीक में खत्म हो गया एंड लास्ट, तो फिर पहला 45 डेज यहाँ 1 मंथ क्यों? और इसको तो प्रयास ही कहेंगे ना, तो कर्म थे वो। वही तुम्हें तो प्रयास भी आपको वही करना पड़ेगा जो आपके कर्म है, और उतना ही प्रयास का थॉट भी उतना ही वही आएगा सब जो कुछ कि सब कुछ स्क्रिप्ट वही में लिखा हुआ रहेगा। है। कनेक्टेड ही है, हाँ? सब कनेक्टेड ही है उसके साथ। है ना, प्रयास का थॉट भी उतना ही आएगा जितना वही कनेक्शन तो ये है, सब- व्यवहार से लगेगा हमको कम प्रयास, ये ठीक सब है। कौन मैनेज कर रहा यार है? ड्रामा हैं? कैसे चल ये रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? कितना बड़ा ड्रामा किस तरह चल से रहा ये है? हो रहा है? हैं? मेरे कर्म ये थे तो Scientific मुझे ये करना circumstances. चाहिए। ये तो कितने सारे लोग हैं, ये कौन उसका मैनेजर कौन है, कौन कर रहा है, नेचर क्या है? उसका कंट्रोलर ही कुदरत है, हम सब कठपुतलियां हैं ऐसे ना। जो हवा पानी दे के आपको जिंदा भी रखता है और मार भी सकता है। और इसके लिए कहा है ना साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, स्वामी जी है ना, क्योंकि वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। व्यवहार से कहेंगे, किसी को भी हम कहेंगे उसको एनकरेज करने के लिए कि आपसे जो हो सके वो करो, आप प्रयास करो, कौन मना करता है? मगर साइंटिस्ट जानता है कि प्रयास भी कुदरती रचना है, मगर व्यवहार में कोई व्यक्ति करती है तो हम बोलेंगे नहीं ऐसा, ताकि उनको एक उत्साह बना रहे, वो हो जाता है, एक उत्साह बना रहे, इसीलिए नहीं बोलते। बाकी प्रयास भी डिसाइडेड है, आप अपनी मर्जी से प्रयास नहीं कर सकते, प्रयास भी संयोग मिलेगा उसी प्रकार करोगे। आप समझे ना? जहां तक आपका कर्मों का भुगतान का हिसाब होगा वहां तक सही व्यक्ति या सही संयोग नहीं मिलेंगे, और जब भुगतान खत्म होने का संयोग आएगा तो व्यक्ति और संयोग भी सही मिल जाएंगे, भले आपने प्रयास किया। संयोग तब मिलेगा जब आपको भुगतान का अंत होने की जब सब सिचुएशन आएगी, वहां तक तो आप प्रयास करते रहो, कौन मना करता है? हर व्यक्ति जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, बच्चे, युवा या युवती, तो बाद में एप्लीकेशन तो करेंगे नहीं, जॉब के लिए नहीं करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन किया जॉब मिल जाएगी, सब प्रयास करते हैं, यस और नो, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, मगर मिलेगी कब वो नहीं मालूम, तो प्रयास तो करेंगे ना, बस यही है। इसलिए स्वामी जी हमारा पुरुषार्थ तो यही होना चाहिए ना कि ये फाइल नंबर 1 जो कुछ भी करती है उसको हम अलग देखें। वही तो पहले ही मैंने कहा, ऑब्जर्वर, हाँ, ऑब्जर्वर। देखो आप ऑब्जर्वर है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप डूअर है, सफरर है, ओनर है, तो फिर प्रॉब्लम है। सब 24th फ्लोर से देखते रहे बस, है ना, डिस्टेंस हो गए, वो क्लिक हो गए। देखने में क्या तकलीफ रोल है? क्या है? हाँ, देखने में क्या तकलीफ है? इसका जन्म हुआ, जीवन चल रहा है, कल मौत भी होगा, हम तो वही के वही रहेंगे ना, हमारे में क्या फर्क होगा?
जो ऑब्जर्वर है उसमें क्या फर्क होगा? तो वो क्या हुआ, जब मेरे सर्जरी वो कर रहे थे ना, तो नाखून निकालना पड़ा उनको पूरा। तो नाखून को मैंने निकाल के मैंने कहा मेरे को दिखाओ, तो यहाँ रखा हुआ था। मैंने कहा यार एक कल तक तो यहाँ पे था अभी वहां पे, अब मैं तो वहीं का वहीं, मैं दोनों चीज देख रहा हूँ। हाँ, कोई फील नहीं होता है। हाँ, फिर उसमें पट्टी लगा दी, अभी दूसरा आ गया। मुझे लगा यार ये कितना बड़ा हमारा भ्रम जाल में है हम लोग कि ये शरीर मैं हूं ऐसा समझे हुए हैं। देखो, एनेस्थेसिया क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया। आप समझे, ये विज्ञान जो एक्टिव माइंड होता है ना, एक्टिव माइंड और मैकेनिकल माइंड, एक मैकेनिकल है जो लेकर आएगा डिस्चार्ज, और एक्टिव माइंड है, उसके बीच एनेस्थेसिया के रूप में काम करता है विज्ञान। यानी मैकेनिकल पार्ट की इफेक्ट दिखती है, होने नहीं देते। यू आर द ओनली ऑब्जर्वर, यू आर नॉट सफरर, यू आर नॉट डूअर, यू आर नॉट ओनर, यू आर ओनली ऑब्जर्वर। एनेस्थेसिया समझ में आ गया ना? कौन सा एनेस्थेसिया? मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ, शरीर जो भुगतान करता है भुगतान करने वाला नहीं हूँ, बस एनेस्थेसिया हो गया। तो फिर यू आर ओनली ऑब्जर्वर। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अब ये एनेस्थीसिया सॉलिड बनाना है, वो प्रैक्टिस है। उसी को तो ज्ञान विज्ञान का उपयोग कहेंगे ना भैया। यही तो प्रैक्टिस करना है, और क्या करना है? कोई फिजिकल प्रैक्टिस तो है नहीं विज्ञान में। इट इज बी कॉल्ड आर्ट ऑफ विजन। ये दृष्टि की बात है। एप्लीकेशन, अनुभव, समझ, ये सब दृष्टि की बात है। दृष्टि से ही समझना है, दृष्टि से ही उपयोग करना है, और दृष्टि से ही अनुभव करना है। यह मन वचन काया बीच में आता नहीं। और मन वचन काया और तुम्हारे बीच ऐसा एनेस्थेसिया होना चाहिए ताकि इसकी असर आप देखो, मगर असर की भुगतान आपको नहीं होनी चाहिए। इनकी चिंता, इनको चिंता होगी, वो चिंता आपके तक आनी नहीं चाहिए। बिकॉज बीच में क्या है? एनेस्थेसिया। यू आर ऑब्जर्वर बट नॉट सफरर। समझ में आया? मैं एक सिंपल, ये तो आपने भारी एग्जाम्पल दे दिया, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सिंपल है। जैसे 100 दिनार की नोट पड़ी है रास्ते पर, आपकी नहीं है मगर पड़ी है रास्ते पर, और आप 10, 15, 20 फुट दूर हैं, आप आ रहे हैं और आपने नोट देखी, 100 दिनार की नोट पड़ी है रास्ते पर। सामने से भी एक व्यक्ति आ रहा है, आप भी यहाँ से आ रहे हैं, आपकी भी नज़र पड़ी, उनकी भी नज़र पड़ी। इस साइड से भी एक व्यक्ति आ रहा था, उनकी भी नज़र पड़ी। उस साइड से आ रहा था, उनकी भी नज़र पड़ी। अब ये नोट किसकी? जिसको मिले इसकी। वैसे कोई मालिक नहीं, वैसे कोई मालिक नहीं है, मगर जो जिसने पहले ले लिया वो देखा नहीं, क्या बताया, ले लिया तो उसकी हो गई ना। कोई क्लेम तो नहीं कर सकते ना कि मेरी है। आप समझे? अभी देखो, आपकी नोट नहीं है, आपने देखा और लेने का प्रयास भी किया जल्दी जाके, मगर उससे पहले किसी ने ले लिया। फिर भी आपको इतना फील नहीं होगा कि मेरा पैसा चला गया। यस और नो? यस और नो? और अगर आपकी खुद की नोट है और आपने पेन निकालते या मोबाइल निकालते वो नोट गिर गई, उस समय तो मालूम नहीं हुआ, 10 फुट के बाद आपको मालूम हुआ, करे नोट कहाँ गई, मोबाइल रखा तो, फिर ऐसा देखा तो पीछे नोट पड़ी है, फिर आपको मालूम है किसकी है, मेरी है। अगर वो किसी ने ले लिया होता तो झगड़ा हो जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड? नाउ यू अंडरस्टैंड? इट्स रिक्वायर एनेस्थेसिया। जिसको मिली उसकी है, बस। आपकी थी तो गिरती नहीं, और गिरती तो उसको मिलती नहीं थी।
वैसे इस दुनिया में हम कुछ लेकर तो नहीं आते हैं, यस और नो? और कुछ लेकर, ये नियम सबके लिए एक है या अलग अलग है? एक ही नियम है। बस आपको कुदरत देते हैं, वो किसी और को भी देते हैं। जो आज को आपको दिया कल दूसरे को देगा, परसों दूसरे को देगा। ये तो सृष्टि का, क्योंकि आपका तो है ही नहीं, आप लाए ही नहीं। तो फिर आप लाए, लेकर आए तो बोलो कि मेरा है, मेरा तो है ही नहीं। जो भी दिया किसने दिया? कुदरत ने दिया है। और ले लेते हो तो कुदरती, अगर कोई माध्यम से आपको मिलता है तो आपके माध्यम से दूसरे को भी तो मिलेगा ना। यही तो कुदरत की साइकिल, हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? जी, वो तो हमारे विजन में रखने का है ना, वही तो एनेस्थीसिया है ना। बाकी तो जो व्यवहार में हो सकता है कि वो बोले कि ये तो नोट मेरी है, ये तो बोलेगा ना फाइल नंबर 1, भले बोले। तो मतलब ये सब सारी मैं एनेस्थीसिया का मतलब वो दे या ना दे, हमको इफेक्ट हमारे विजन में हमारे ड्रामा लगना चाहिए। गिर गई वो भी ड्रामा, लेने का प्रयास किया वो भी ड्रामा, फिर उन्होंने लेके उठा लिया, फिर आपने कहा ये मेरी है, फिर वो नहीं माना, वो भी ड्रामा दिखना चाहिए। ड्रामा का मतलब एनेस्थीसिया, ये इसका ड्रामा दिखना चाहिए। मेरी नोट गिर गई, मेरे को लॉस हुआ, ऐसा जागृत मन में नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल में होगा। आपके दिमाग में तो होना चाहिए, जब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ, शरीर भुगतान करने वाला नहीं हूँ, तो फिर मेरे को असर क्यों? आई एम द ओनली ऑब्जर्वर, तो फिर क्यों इफेक्ट? कोई भी जगह में इन्वॉल्व होगा तभी तो असर होगी ना। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, इनको होगा, मेरे को होगा। नहीं। ये तो साइंस है। और जब से बचपन से मैं अपना ही बताता हूँ कि बचपन से छुटपन का जो भी मुझे याद आता है, एकदम मैं पुराने से पुराना याद करूं तो शायद 3 साल का था, वहां तक मैं याद कर पाता हूँ। 3 साल के आगे का थोड़ा थोड़ा याद है, पर उसमें जो भी याद आता है उसमें सब जगह मैं सफरर का ही रोल याद आता है। ऑब्जर्वर का रोल तो अब जाके कोशिश कर रहे थोड़ा, तो उस समय तो था ही नहीं। वो सफरर का गुण लेके ही पैदा हुआ क्या? नहीं, सफरर तो प्रकृति का गुण है, मगर प्रकृति का गुण अज्ञानता की वजह से मेरा हो गया, और मैं वो अज्ञानता से ही पैदा हुआ। अज्ञान को ही मैं ज्ञान मानने लगा, तो फिर मेरा भी क्वालिटी वही हो गया। अज्ञान को ही मैंने ज्ञान मान लिया है ना, तो फिर प्रकृति तो होगा, मेरे को भी सफरिंग होगा कि मेरे पास भी सेम अज्ञान है। और जिस सर्कमस्टेंसेस में रहा, जिन लोगों के बीच में बड़ा हुआ, जो भी टीचर्स पे, घर वाले पहले दोस्त वगैरह, वो सभी जो भी माहौल था उसमें वही माहौल मिला मुझे, तो वो नॉर्मल समझ लिया, या ज्ञानता नॉर्मल, एक नॉर्म समझ लिया कि यही है सब। अब समझ में आ रहा कि सभी तरफ मूर्छा है। यही तो है, और मूर्छा में ही हम जन्म लेते हैं, मूर्छा में ही जीते हैं, और मूर्छा के साथ ही मरते हैं। उसी का नाम अज्ञान है, बस और कुछ नहीं। मूर्छा का मतलब मैं नहीं हूं, इसको मैं हूं वो मानना, वो पहली मूर्छा। जो मैं नहीं हूं, इसको मैं चलाता नहीं हूं, मगर इसको मैं चलाता हूं मानना, वो दूसरी मूर्छा। और अगर मैं नहीं हूं, मैं चलाता नहीं हूं, तो फिर वो भुगतान करते, वो भी मैं नहीं हूं, मगर मैंने भुगतान किया मानना, वो तीसरी मूर्छा। और यही मूर्छा से हमारा जीवन चलता है, यस और नो? और यही मूर्छा हमको बेभान ही रखती है। बेभान का मतलब अज्ञान। अनकॉन्शियस क्या रखती है? आपको कहूँगा कैसे अनकॉन्शियस है? हम तो फील करते हैं, सुख दुख का फील करते हैं, मैं शरीर में ऐसा फील करते हैं, तो आपने अनकॉन्शियस कैसे बताया? तो यही मैं कहता हूँ, यू आर द अनकॉन्शियस एट दैट टाइम बिकॉज यू आर द लाइव सोल एंड यू फील आई एम अ मैकेनिकल बॉडी। दैट्स अनकॉन्शियसनेस। स्वामी जी, अगर ये इतनी गहरी मूर्छा है, इतने जन्मों की अगर मूर्छा है, जब मैंने आपको सिंपल बता दिया कि आत्मा के बिना शरीर की वैल्यू 0 है,
यस और नो? यानी आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व ही नहीं है, भले फिजिकल बॉडी है तो भी, ठीक है, उसको डेड बॉडी बोलेंगे। मगर मूर्छा का मतलब मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर को चलाने वाला हूं और शरीर भुगतान करता है वो मैं ही करता हूं। इससे बड़ा मूर्छा या अनकॉन्शियसनेस क्या हो सकती है? क्योंकि मैं जो हूं वो तो मानता नहीं हूं, जानता नहीं हूं, स्वीकार करता नहीं हूं, अनुभव करता नहीं हूं, तो उससे ज्यादा अनकॉन्शियसनेस क्या हो सकती है बताइए? शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है। यस और नो? पर ये अब ये मूर्छा अगर इतनी गहरी है कि जो भी आप बता रहे हैं या और भी अलग अलग जगह लोगों से पहले जो भी थोड़ा थोड़ा सुना है, जो समझा है, अब वो क्या होता है, थॉट के लेवल पे तो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनती है, अंदर सॉलिड अंडरस्टैंडिंग तो अगर बन जाती तो डिफरेंस नजर आ जाता। अब क्योंकि ये वर्ड के लेवल पे भी बनते बनते में इतना टाइम लग रहा है इसमें, तो क्या इसको भी जन्मों जन्म लगेंगे हटने में, या इसका कोई फास्ट ट्रैक रास्ता भी हो सकता है? देखो, 5 साल का बच्चा जब स्कूल में पहली बार पढ़ने के लिए जाता है, 5 साल का बच्चा स्कूल में जब पहली बार पढ़ने के लिए जाता है, इनको प्रश्न करते हैं माता पिता, भाई बहन, जो भी कहो, कि आपको क्या बनना है? वो बच्चा कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को लॉयर बनना है, एक्स वाई जेड, मेरे को देशभक्त बनना है, जो भी बनना है, एट द एज ऑफ 5 years। ठीक है, अभी 5 साल की उम्र में उनका सिर्फ डिसीजन है कि मेरे को ये बनना है, और अभी स्कूल में स्टार्ट होता है पढ़ाई के लिए। उसकी पढ़ाई के साथ हर दिन, हर समय, हर एग्ज़ाम पास करते समय उनका यही गोल रहेगा, मेरे को एक दिन डॉक्टर बनना है। यस और नो? यस। भले बनने के लिए 5 साल से और 25 वर्ष चाहिए उनको डॉक्टर एक्चुअल बनने के लिए। 25 साल यानी 25 साल का एजुकेशन पूरा करेंगे तब वो एक दिन डॉक्टर बनेगा। मगर उसकी प्रोसेस कितने साल की है? 25 साल। इन इस कॉन्शियस कितने साल की है? 25 साल की। यस और नो? तो 25 साल की कॉन्शियसनेस का रिजल्ट 25 साल के बाद आता है, सिर्फ डॉक्टर बनना है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। बस यही कॉन्शियसनेस है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बस मैं शरीर नहीं हूँ। इसको कितना टाइम लगेगा? डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर अवेयरनेस, हाँ, तो डिपेंड ऑन योर वैल्यूज ऑफ सोल। उसमें कहाँ डिले हो रहा है? मोह और देहाध्यास, मोह और देहाध्यास। मतलब देहादेश, मोह और मोह देहाध्यास, ओके मोह मोह, अटैचमेंट। यस। मोह का मतलब होता है अटैचमेंट, तो माइंड, अटैचमेंट तो माइंड शब्द है। मोह का मतलब होता है हम ये शरीर के बिना जी नहीं सकते, ये इंद्रियों के बिना जी नहीं सकते, आप समझे ना, ये साधनों के बिना जी नहीं सकते, संबंधों के बिना जी नहीं सकते, ये मोह कहेंगे, आप समझे। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम आत्मा के बिना नहीं जी सकते, सोचते हैं कभी? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है उसकी। वैल्यू तो है। फिर क्यों नहीं सोचते हैं? पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, हवा के बिना नहीं जी सकते हैं, खुराक के बिना नहीं जी सकते हैं, पैसे के बिना नहीं जी सकते हैं, परिवार के बिना नहीं जी सकते, आत्मा के बिना जी सकते हैं। आत्मा को तो ग्रांटेड ही समझा हुआ है। यही तो बात है, यही तो बात है, यही तो कमजोरी है। वी हैव रिक्वायर्ड ओनली अवेयरनेस, जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो गलत जगह अवेयरनेस के कारण डिले हो रहा है क्या? गलत जगह अवेयरनेस के कारण ही तो जन्म मरण हो रहा है। तभी तो राग द्वेष होते हैं, तभी तो क्रोध मान माया लोभ होते हैं, तभी तो कर्म बनते हैं।
उसमें अगर अवेयरनेस नहीं होती, इसमें अवेयरनेस नहीं होती, तो कर्म कैसे बनेंगे बताइए मेरे को। राइट। फिर रागद्वेष होगा? नहीं। इसमें चमत्कार की बात कहा मैंने? कोई चमत्कार की बात किया कोई? नहीं। ये तो पूरा साइंस है। जब आपकी अवेयरनेस उसके साथ है तो रागद्वेष तो होगा ही। जब आपकी अवेयरनेस इसके साथ रहेगी तो रागद्वेष नहीं होगा। मगर इसके साथ अवेयरनेस रखने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि शरीर क्या है, शरीर को बनाने वाला कौन है, चलाने वाला कौन है और इसका अंत लाने वाला कौन है। अगर वो समझोगे तो धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस इस शरीर का रिलेटिव ट्रूथ से ऊपर जाके यूनिवर्सल ट्रूथ पे जाएगी, जिसको मैंने कहा कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, जो सनातन है। ये सनातन नहीं है, उनकी एक भी अवस्था सनातन नहीं है, मगर कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना क्या है? सनातन सत्य था, है और रहेगा। यह शरीर रहे या न रहे, वो रहेगा, क्योंकि वही कुदरत इसको बनाने वाला है, चलाने वाला है और अंत भी वही लाता है। यह सुन लो। तो आप रिलेटिव सत्य से ऊपर जाओगे तभी इसके प्रति जो आपका अटैचमेंट देहाध्यास है, सब आई एम अ बॉडी, आई एम अ थिंकर, आई एम स्पीकिंग, आई एम एक्टिंग, आई एम लिसनिंग, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आई एम द ओनली ऑब्जर्वर। तो ये जो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, ये वर्ड्स से, लिसनिंग से एक थोड़ा ट्रिगर होता है, पर वो वहीं पे अटक जाता है, क्योंकि और वो ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है, प्रैक्टिस तब आएगी जब आपको ये सत्संग मिलता रहेगा, नहीं तो पावर नहीं आएगा। पावर समझते हैं? पावर जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या है? बैटरी लगी, अगर बैटरी नहीं है तो चलेगा नहीं। ये 1 लाख रुपया का मोबाइल है, बैटरी नहीं है तो नहीं चलेगा, मतलब कोई वैल्यू खरी नहीं है। और बैटरी के अंदर चार्ज करते हैं तब उसको चार्जिंग वाली बैटरी बोलते हैं, तभी मोबाइल एक्टिव रहता है। फिर डिस्चार्ज होगा, फिर क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल का रोल नहीं रहेगा, चलेगा नहीं। और मोबाइल का रोल रहेगा तभी आप मोबाइल का यूज़ कर सकोगे। जब चार्ज ही नहीं होगा तो यूज़ कैसे करोगे? अब बैटरी है अंदर, मोबाइल भी है, मगर चार्जिंग नहीं है तो नहीं चलेगा। तो चार्ज मतलब एनर्जी, या तो चार्जिंग का मतलब होता है, जहाँ तक हम ये विज्ञान के बारे में सेल्फ अवेयरनेस में नहीं आए। क्या? कौन से अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्वयं जागृति वाले स्टेज पर नहीं आए, वहाँ तक आपको बार बार ये सत्संग सुनना आवश्यक है चार्जिंग के लिए। मतलब ये सेल्फ अवेयरनेस जो है ना, वो जैसे कि ये शरीर है। अब एक तो हो गया ये शरीर, जिसका जो मैं अपने आप को समझता हूँ अभी तक, और एक इसी के अंदर जैसे आँखों से, आंखें टूल हैं लेकिन आँखों से कोई जना झांक रहा है, वो झांक रहा है, वही ये सब परसीव कर रहा है, टच यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ फील भी कर रहा है, और कुछ ऐसा वो उसी का वो जीवंत है, जो इंटेलिजेंट भी है, वो दिखता नहीं है। अगर उस चीज के प्रति एक अंदर बोध चलता रहे तो वही सेल्फ अवेयरनेस है। बोध है वो सेल्फ अवेयरनेस है, फील करता है वो सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, वो रिलेटिव अवेयरनेस है प्रकृति की। फील करता है, मैं समझा नहीं। मैकेनिकल पार्ट में जो कुछ होता है उसको फील करता टच है यहाँ पे। हाँ, आपने टच किया तो फील होता है ना। हाँ, तो फील होना ये मैकेनिकल पार्ट है। क्या होना? मैकेनिकल पार्ट है। वो जागृति भी मैकेनिकल है। ओके, क्या बताया? मैकेनिकल है। और लाइव पार्ट इससे अलग है, मगर वो अलग पार्ट अगर इससे जुड़ गया तो उसके पास भी मैकेनिकल ज्ञान हो गया। आप समझे? नहीं, ये पूरा समझ नहीं आया।
शरीर है, शरीर को मैंने पेन लगाया, पेन, तो क्या होगा? पेन होगा। पेन होगा। पेन किसको होगा? एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे इस पे भी। मैं तो सिंपल क्वेश्चन धीरे धीरे चलना बेटा धीरे धीरे चलना, क्योंकि बॉडी को आप है ना एकदम स्लो एकदम चलेंगे। स्लो। अभी जैसे पिन लगाई, हाँ अब पिन लगाते से ही पेन हो गया। हाँ, किसको पेन होगा? अब किसको हो गया ये भी थोड़ा अभी नहीं मालूम किसको हो रहा है। इतने साल का एक्सपीरियंस है कि नई बात तुमको पूछ रहा हूँ। जो अनुभव है सबको अनुभव है कि शरीर को हो रहा है ऐसा। आपको उत्तर देना है, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। अभी अभी क्या चीजें हो रही हैं? एक तो शरीर को पेन हो रहा है ओके। और एक जने को पेन महसूस हो रहा है, एक जने को पता पड़ रहा है पेन हो रहा है और एक जने को पेन हो रहा है। फिर जैसे मेरे को पता चला आपको पेन हो रहा है तो मेरे को पेन होगा? आपको पेन नहीं होएगा। नाउ यू क्लैरिफाई डेफिनेशन। मैंने आपको डेफिनेशन क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन किया आपने है। दूर से देखा है, मैंने क्या कहा? आप पेन फील कर रहे हो, ऐसा मैंने महसूस किया, तो मेरे को होगा? बच्चे को होगा तो उसकी माँ को फील होगा। उसको वो सब्जेक्ट मत लाओगे। हाँ, ओके ओके। अभी आपको पेन नहीं होगा, आपको दूर से आप देख रहे हैं बस। आपने दो उत्तर दिए कि शरीर को पेन होगा और दूसरे को फील होगा। ये आपका दो उत्तर थे, करेक्ट है? हाँ, एक को पेन हो रहा है और एक जने को पेन होता दिख रहा है। हाँ, फिर तो महसूस कौन करता है? महसूस तो शरीर कर रहा है अच्छा। और जो देख रहा है उसको पेन तो नहीं हो रहा, वो देखने का उसके लिए दृश्य है ये। और जब आत्मा निकल जाती है और शरीर को जला देते हैं तब पेन क्या होता है? आत्मा है तो ही पेन होगा। आत्मा को पेन हो फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा पेन का। गड़बड़ हो तो गया। पहले आत्मा नहीं था? गड़बड़ हो गया। पहले आत्मा नहीं था? हाँ? जब मरा नहीं था तब तक आत्मा थी उसमें। नहीं तो सब्जेक्ट में तो नहीं आया डिस्कस में। तो अब आत्मा चली गई है, तभी आत्मा सब्जेक्ट आया। अभी देखो हम जंप लगाते हैं। कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए आप थोड़ा नहीं, आप ही उत्तर दे रहे हैं, मैं उनको ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वेयर यू आर। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को आप ठीक से धीरे धीरे बताएं स्वामी। तो देखो, शरीर को शरीर के माध्यम से जो पेन हो रहा है वो पेन शरीर के माध्यम से हमारा जो डिस्चार्ज अहंकार है, जो कर्म फल लेकर आया। कर्म फल समझते हैं? कर्म फल, पाप और पुण्य के कर्मों का फल जो भी वो भुगतान कर रहा है। बिलीफ बिलीफ भुगतान करती है। तो पेन बिलीफ को हो रहा है। तो किसको होगा? ये नोट मेरी है, वो क्या है? नहीं बताइए ना आप तो मेरे को। शरीर को पेन नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल फिर मैं आपको कभी क्लियर कर रहा हूं कि फील क्या किसको हो रहा है वो फिर क्लियर कर रहा हूं। ये नोट मेरी है बिलीफ और ये नोट मेरी नहीं है, जो मैंने पहले एग्जांपल दे दिया। तो उसमें बिलीफ ही है क्या और कुछ है? बिलीफ ही है। जब मेरी थी तो आपने फील किया, मेरी नहीं थी तो नहीं किया। तो फील किससे किया? बिलीफ नहीं गया। आया उत्तर? तो बिलीफ अगर चेंज हो गया तो पेन गया। दैट्स इट। लेकिन वो बिलीफ में बॉडी इन्वॉल्व नहीं था। ये जो पेन हो रहा है उसमें बॉडी इन्वॉल्व हो गया है। तो बहुत ज्यादा गहरा बिलीफ एक है। मैंने उसका तो देना शॉर्ट में दे दूं, फिर ट्रैक पे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये यहाँ तो फिजिकल फॉर्म में पेन था, वो फिजिकल फॉर्म में पेन नहीं था जब नॉट्स थी तो। हाँ, और हमको ये भी मालूम है कि हमको बैक पेन हो रहा है। क्या बताया? बैक पेन हो रहा है। हाँ, या तो जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये हम फील कर रहे हैं। घर पे बैठे हैं, संडे का दिन है और सामने हमारा इंटरेस्ट प्रोग्राम आ रहा है, वर्ल्ड कप की मैच जिसमें भारत जीत रहा है ऐसा हमको दिख रहा है। उस समय हम शरीर का पेन फील नहीं करते हैं, यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस अब मैच पे है। नहीं, मगर उन्होंने कहा शरीर का पेन तो फील होना ही चाहिए ना, उनका क्वेश्चन यही था ना। वो शरीर के प्रति हमारा बोध ही हट गया है। प्रश्न ये कि नॉट और शरीर को डिवाइड किया तो मैंने बोला शरीर में तो भी नहीं फील होता है। ये मेरा आंसर है।
धीरे धीरे बताएं स्वामी जी। उन्होंने कहा कि नॉट और शरीर अलग था इसीलिए नहीं हुआ, ये तो शारीरिक पेन है। तो मैंने ये एग्जांपल दिया कि शारीरिक पेन का भी इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि पूरा मेरा मन मैच में तो चला, बात वही हुई ना, फिर शरीर और नॉट की क्या बात है, फिर आगे बिलीफ बिलीफ आ गया। इसका सारा पेन हमारा बिलीफ पे है। यस, शरीर को पेन नहीं होता, आत्मा को पेन नहीं। क्या बिल्कुल नहीं। बढ़िया एग्जांपल है। और बिलीफ लेकर आए, बिलीफ कॉजल से आ रहा है बिलीफ। दैट्स पैदा होते ही ये मेरा मदर है, ये मेरा फादर है, कौन बोलता है? बिलीफ। बिलीफ तभी तो फीलिंग होती है। अगर नहीं बोलेंगे तो फीलिंग होगी, नहीं मानोगे तो फीलिंग होगी नहीं होगी। माँ बाप क्या कहेगा, ये मेरा बच्चा है। हॉस्पिटल में 10 बच्चे हैं, मगर फीलिंग किसके लिए आएगी? इसी बच्चे के लिए। वो क्या है, बच्चा है या बिलीफ है? बिलीफ है। होल वर्ल्ड इज रन ऑन अ बिलीफ, दैट्स इट। होल वर्ल्ड, ऑल एक्टिविटीज। तो अब ये पेन हुआ स्विच चुबाने का। अगर बिलीफ ये नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं और ये पिन चुबाई गई है अभी, तो अभी क्या हो रहा है कि मैं अगर शरीर नहीं हूं का बिलीफ है मेरे, तो मेरे को पेन नहीं होएगा। पर ये पेन रिलेटेड जो सेंसेशंस हो रहे हैं, वो सेंसेशन तो एक्ट है, फिजिकल एक्ट है शरीर के लिए, वो तो होता रहेगा। फिर तो बिलीफ अगर मेरा हट गया तो वो एनेस्थीसिया का काम करेगा, तो फिर वो मेरे को डिटैच हो गया, मेरे को कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो ये पेन जो हो रहा है वो नर्वस सिस्टम से नहीं हो रहा है, वो बिलीफ से हो रहा है सारा। रात को पेन भी और प्लेजर भी, दोनों भाई, दोनों बिलीफ ही था। रात को आप सो गए और आपके बगल में से सर्प जा रहा है, क्या बताया? सर्प जा रहा है और आप सो गए, आपको कुछ होगा नहीं। सुबह उठे और घर के बाहर ऐसे आपने विंडो से देखा, अपने गेट से देखा, तो 15, 20, 25 फुट दूर वो सर्प देखा आपने, फिर क्या होगा? बिलीफ आएगा उसमें कि वो यहाँ से निकला होगा। नहीं, कहीं से भी, वो कहाँ से निकला है छोड़ दो, जैसे ही हमने सर्प देखा 20-25 फुट दूर अपने घर के दरवाजे से 25 फुट डर आ जाएगा एकदम। डर आएगा क्या? या तो इसको नाश कर दो या तो पकड़ा दो, दोनों में कुछ तो होएगा। यस, बिकॉज ऑफ बिलीफ। बिलीफ व्हाट? मान्यता कि ये मेरे को काट जाएगा और मर जाएगा और व्हाटएवर। तभी तो डर से तो बिलीफ है, वो लेकर आएगा। सबसे पहले तो मैं शरीर हूँ, यही बड़ी बिलीफ है ना कि मैं मर जाऊंगा। हाँ और वो बिलीफ डरा पेन दे देगा। हाँ एग्जैक्टली। अगर मैं शरीर नहीं हूं, ये स्ट्रांग है, तो सांप आएगा काटेगा तो भी पता नहीं पड़ेगा। पर शरीर मर सकता है वो पॉइजन से, लेकिन मेरे को कुछ नहीं होएगा। नहीं सर, शरीर तो पॉइजन से मरेगा, वो तो बराबर है। शरीर का स्वभाव प्रत्येक समय, प्रत्येक सेकंड या प्रत्येक श्वासोश्वास मरना ही है। यस और नो? यस। तो उसमें कोई ऑप्शन है नहीं। डेट ऑफ डेथ इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू आर डाइड एवरी मोमेंट इज अ फैक्ट। यस और नो? यस। दैट्स इट। उसमें तो कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। नहीं। अभी आज से 1 घंटा पहले का समय लाइफ में आएगा दोबारा? अभी 5-6 बजे, ठीक है, अभी 5 बजे का समय लाइफ में दोबारा आएगा? नहीं आएगा। तो हम तो लाइफ नहीं हो गए, हाँ, हमारे जीवन का 1 घंटा गया। खत्म हो गया। तो हम मर ही रहे हैं वैसे भी। तो डेट ऑफ डेथ इज एक फाइनल एक्सपायरी है, मगर इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप समझे ना, हम मर ही रहे हैं, क्योंकि ये कर्मों का खेल है। कर्म खत्म हो रहा है, आयुष्य कर्म खत्म हो रहा है, श्वासोश्वास खत्म हो रहा है, उसके साथ अपने कर्मों का हिसाब भी खत्म हो रहा है। तो इसमें कोई चॉइस है? कल मैं अच्छा जीऊंगा, कल मैं अच्छा, भाई तुम अच्छा बुरा कैसे जीओगे? तुम कर्म के मुताबिक जीओगे या चॉइस के मुताबिक? कर्म के मुताबिक। यही तो अज्ञानता है।
हर बात में चॉइस, हर बात चॉइस है जीवन में। जब चॉइस नहीं है तो मतलब क्या है? यू आर द ओनली ऑब्जर्वर, दैट्स इट। न राम के पास चॉइस नहीं थी, न कृष्ण के पास थी, न महावीर के पास थी, किसी के पास चॉइस नहीं थे। अगर मैं प्रयत्न करता हूँ ठीक होने के लिए, जो भी मुझे चाहिए उसके लिए मैं वो प्राप्ति के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ, मिले या न मिले वो मेरा कर्म का फल है, ऐसा मान लो, बस तो मुझे फिर ज्ञान प्राप्ति होगी। वही तो बात है, मिले या ना मिले, यही तो सबके लिए है। सबके पास क्या चॉइस होती है? फिर सुख दुख कुछ नहीं रहेगा। राम को गादी नहीं मिली, वनवास जाना पड़ा, क्या चॉइस थी बताइए? सीता जी उठा के ले गए, बोला वापिस दे दो, नहीं देंगे, क्या चॉइस क्या थी बताइए? चॉइस कहाँ थी? वनवास क्यों जाना पड़ा? कई की वजह से। उनकी गलती क्या थी राम की? यही तो कर्मों का खेल है। समझ में आया? तो मैं यहाँ आया इंडिया से, वो कर्म का फल है। 100%। मेरी जिससे शादी हुई कर्म का सब कर्मों का फल। बिना कर्म कैसे मिल सकते हैं बताइए मेरे को? ये दुनिया में 7.5 अरब की पॉपुलेशन है, इसमें से इतने ही लोगों को मिलते हैं, बाकी क्या है? मिलते ही नहीं, कभी हाय हेलो भी नहीं करते। क्यों? ये हिसाब ही नहीं तो कैसे करेंगे? आज आप यहाँ पर आए, वो भी तो वो है। हिसाब ही नहीं है तो कैसे मिलेंगे? कर्मों का हिसाब तो चाहिए ना, हाय हेलो करने का भी, लेकिन अभी नहीं है। अगर ये सोच ले तो जो हो रहा है वो एक्सेप्ट करना है, वही करना है। नहीं एक्सेप्ट नहीं करूंगे तो फर्क क्या रहेगा? टेंशन दुखी आपको होना है, नहीं करूंगे दुखी आपको होना है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अब परिस्थिति चेंज हो जाएगी। तो फिर और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं दुखी हूं, ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना है। यही कुदरती रचना है, और कुदरती रचना में कुदरत ने ये शरीर भी दिया, संजोग भी दिया, और शरीर को जीवन जीने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत ने दिए, और कर्मों के पाप पुण्य के भुगतान के संजोग भी कुदरत ने दिए। और लास्ट में श्वास बंद भी कौन करेगा? पैदा होते माँ बाप भी कौन देगा? जब कुदरत देता है तो फिर हमारे पास चॉइस हो सकती है। और कुदरत अपनी मर्जी से देगा या कर्मों के हिसाब से देगा? कर्मों के साथ। बस तो फिर कंप्लेंट कहाँ है? वो तो सेवा कर रहा है, वो पेमेंट तो मांग नहीं रहा है, कमीशन, कि मैं आपके कर्मों का फल दे रहा हूँ, मेरे को कमीशन दे दूँ। वो कहता है अगर ये संजोग नहीं देंगे हम भुगतान कैसे करेंगे? कर सकते हैं? तो फिर लोग कहते हैं कुदरत रूठी है, कुदरत ने बच्चे को लिया। अभी कुदरत कैसे रूठी है? हम लोग समझते नहीं है। कुदरत तो एवरी मोमेंट आपको हेल्प करती है। आपको कर्मों का हिसाब ऐसा होगा तो कुदरत क्या करेगी? वो तो ऑटो मोड काम करती है, उनके पास भी चॉइस नहीं है कि तुमको सुख दे दुख दे। वो तो कर्मों का फल देते हैं। फल में अगर पाप का हिसाब होगा तो दुख भी लगेगा, पुण्य का होगा तो सुख भी लगेगा। उसमें कुदरत क्या करेगी? अगर मैंने स्कूल में 100 में से 75 मार्क का लिखा है तो मेरे को टीचर 75 देगी, और 25 मार्क का लिखा है तो आप मैं ऐसा कहूँगा टीचर ने मेरे को फेल किया, टीचर ने फेल किया कि मेरे एग्जाम के मुताबिक में फेल हुआ, मेरे कर्म से मैंने लिखा नहीं। तो टीचर ने तो बेचारे ने मार्क दिया। तूने 25 मार्क का लिखा था तो 25 दे दिया, 75 का लिखा था तो 75 दे दिया। उसमें टीचर की कहाँ गलती है बताइए मेरे को? अच्छा मुझे एक बात बताइए आपको, एक कोई थे, कोई उनका नाम जेठवा था, जो क्या काम करते थे, वो सिर्फ जो अपनी गाय होती है गाय को बचाते थे, गाय को बचाते थे। यंग लड़का था बंदा। जहाँ पर भी वो कसाई लोग गाय को लेके जाते हैं वो जाके वहाँ पर उसको छुड़ाते। अभी उनका कोई मुस्लिम लोगों ने मर्डर कर दिया। अब उन्होंने कर्म तो अच्छे किए, किसी को बचा रहे थे वो, अभी उनका मर्डर हो गया। उनको जो जिंदगी जीना था वो जी नहीं पाए, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके माँ बाप सबको छोड़ के उनको जाना पड़ा। तो अच्छे कर्म करने की वजह भी से भी उनको ये भुगतना।
तो ये समझाइए कि अच्छे काम करने से भी क्यों उनको ऐसा हुआ, वो पिछले कर्म पे जन्म का। क्रिया को कर्म नहीं कहते हैं, क्रिया को कर्म फल कहते हैं, भाव को कर्म कहते हैं। और उनका भाव भाव तो दिखते अच्छा था स्वामी जी। भाव दिखता नहीं है, वो पिछले अवतार का ये लाइफ है ना। हम्म, आज का भाव है उसका फल तो नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा ना। आज जो क्रिया कर रहे हैं वो पिछले अवतार के कर्मों का फल है, और आज जो भाव लगा रहे हैं इसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा ना। हम्म, आप सिंपल समझो ना सर, कृष्ण भगवान का जन्म क्यों जेल में हुआ बताइए? हम्म। नहीं क्यों हुआ बताइए? तो उसका जो कंस मामा था, उसका जन्म क्यों जेल में हुआ? कंस मामा था कि मामी था, सभासद, उनका क्यों हुआ? वाह, उनकी माँ जेल में थी। मगर मेरी माँ मेरे बाप को छोड़ दो, मेरा जन्म जेल में होने का वजह क्या है? क्यों? मेरी गलती क्या है? पैदा होते ही मेरी गलती हो गई? कर्म, पिछले जन्म का कर्म हुआ। तब समझ में आता है पिछले अवतार, ठीक है। और ये जब गाय बचाते बचाते किसी ने मार दिया तो वो पिछले अवतार का नहीं? बोलते नहीं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ। सब पिछले अवतार के बचाते हैं, वो भी पिछला अवतार है, और मार दिया वो भी पिछले अवतार है। उसके बाद उसका जो भाव था गायों को बचाने का भाव, इसका फल इसको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो ये जो 84 लाख योनि बोलते हैं कि हमारा जो बार बार जन्म होता है, तो अगर मैं अच्छा काम करूं, कैसा काम करूं, उसके बेसिस पे कौन सा योनि मिलेगा, ऐसा होता है? काम के हिसाब से नहीं मिलेगा, भाव के हिसाब से मिलेगा। भाव अच्छा रखो, काम गलत करो। गलत काम करूँगा या अच्छा काम करूँ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, वो तो कर्म के मुताबिक करना पड़ेगा। राम को भी रावण को छुड़ाने के लिए, पत्नी को छोड़ने के लिए लाखों लोगों को मार दिया, तो जो लाखों लोग मर गए क्या उनके साथ उनका हिसाब था? पाप करना, तो क्या करेंगे? उसको गलत कहेंगे बस। तो फिर पाप पुण्य तो वो हमारी मान्यता है। कर्मों के आधार से फल मिलता है, कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते। क्रिया का पाप पुण्य वो तो कर्मों का फल है, इससे कर्म नहीं बनते हैं, कर्म भाव से बनते हैं। स्वामी जी एक एग्जांपल दे दीजिए। तो मेरा भाव अच्छा होना चाहिए। एक जैसे- एग्जांपल दिया कि वो राम ने रावण को से छुड़ाने के लिए, सीता को छुड़ाने के लिए कई लोग मर गए, तो भाव अच्छा था, पर कई लोग मर गए उसमें। हाँ, नहीं मर गए वो कर्मों का फल है, उसके पास चॉइस नहीं है। राम के पास न रावण के पास है, और न जो मर गए उनके पास चॉइस है। ये सब पूरा पैकेज कर्मों का फल है सभी का। उस समय राम के अंदर जो भाव था वो उनका पुरुषार्थ, रावण के अंदर जो भाव था वो उनका पुरुषार्थ, और बाकी जो सैनिक मर गए उनके अंदर जो भाव था वो उनका पुरुषार्थ। ये तीनों को फल मिलेगा नेक्स्ट बर्थ में। किसका? भाव का। और अभी जो संजोग बना राम का, रावण का और सैनिकों का, वो पिछले अवतार के कर्मों का फल। समझ में आया? 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो सब कुछ कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। समझ में आया? मगर हम अज्ञानता से मानते हैं मैंने किया तो फिर इसका फल आएगा, क्योंकि अज्ञानता का मतलब कर्ता भाव। मेरा है मालिकी भाव, तो फिर कर्म बनेगा। क्रिया से या वस्तु से नहीं बनेगा, मगर क्रिया और वस्तु के पीछे जो मेरी अज्ञानता है, अज्ञानता से कर्म बनेगा, अज्ञानता से इंटेंशन, फिर भाव, फिर कर्म बनेगा। ये प्रोसेस होगी। मगर अज्ञानता ही नहीं है तो फिर ये समझ में आया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लग रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करना, ये मेरा थॉट प्रोसेस में बैठ जाए ये बात, शायद मैं 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद बाहर जाके ये भूल जाऊँ, फिर वही रूटीन में आ जाऊँ। वो कैसी बात है? आपका प्रश्न जो था वो कैसा प्रश्न है कि मैं 15 मिनट के बाद भूल जाऊँगा? ठीक है, मगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका मैरिज हुआ,
और मैरिज शायद वो 50 साल या 60 साल तक चलेगा विथ योर वाइफ। यस। बाद में या तो आप नहीं रहेंगे या वाइफ नहीं रहेंगी, तो आपका मैरिज का पैकेज मानो कि 50 साल का है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 50 साल के बाद आप दोनों में से एक नहीं रहेंगे, तो 50 साल की जो मैरिज की जो लाइफ है आपकी लाइफ, उसकी कैसेट कोई 50 साल शादी से पहले बता दें तो आप क्या करोगे? नहीं करूँगा मैं। क्यों नहीं करोगे? या करूँगा, दोनों में से एक हो सकता नहीं, आप बताओ मेरे को। दोनों में है। मैंने आपको एक व्यक्ति ने आपको 50 साल की मैरिज लाइफ की कैसेट बता दिया बिफोर मैरिज, कोई मैरिज हुआ नहीं, मगर आपकी मैरिज लाइफ ऐसी है एक्चुअल, वो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के फॉर्म में। शायद मैं ना करूँ, शायद मैं करूँ, ऐसा हो जाएगा। एक मिनट मैं समझाऊँ आपको, शायद समझाऊँ, करो ना करो वो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि 50 साल का लाइफ अगर मैंने 3 घंटे में देख लिया तो आई एम नॉट कैपेबल टू सफरिंग। यस और नो? नहीं, फिर से 50 साल की जो आपकी लाइफ है उनके साथ की, उसमें जो सफरिंग आता है, सफरिंग भुगतान, वो आपने 3 घंटे में देख लिया, तो आपकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से क्या हो गया? सहन करने की शक्ति क्या हो गई? ऑब्सेस हो गया, एक्सेस हो गया है ना। जो 50 साल तक भुगतान करना है वो आपने 3 घंटे में देख लिया है, तब आपको लगा कि इट्स मिजरेबल, ये मेरे लिए जीना संभव नहीं है। मगर ये नहीं देखा आपने और शादी किया तो आप 50 साल जीते हैं। वाह, और सहन भी कर लेते हैं। नहीं, क्यों? डिफरेंस बताओ मेरे को, दोनों में डिफरेंस बताओ मेरे को। ये डिफरेंस है कि मैं उतना मुझे पता नहीं था और मैं झेलता रहा धीरे धीरे कर। ऐसा ही विज्ञान है, धीरे धीरे उपयोग करोगे तो परिपक्व होगा। अभी समझ में आ गया? ऐसा कहोगे कि मेरे को 15 मिनट के बाद भूल जाओगा, मैं मानता हूँ, मगर आप धीरे धीरे याद करेंगे तो नहीं रहेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि 100 साल तक आपको याद रखना है, फिर आज याद रखो, फिर 1 घंटे के बाद फिर भूल जाओ, फिर याद रखो, फिर 2 घंटे के बाद फिर याद रखो। ऐसे करते 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 आपकी जो स्ट्रेंथ है याद रखने की, जागृति की, वो बढ़ती जाएगी। अगर इंटरेस्ट होगा तो, अगर वैल्यू होगी तो। एकदम तो मैं नहीं कहा कि 50 साल की जागृति आज 1 घंटे में ला दो, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ग्रेजुअली करो भाई, 1 घंटा जागृति रही, फिर 2 घंटा नहीं रही, फिर जागृति शुरू कर दो, फिर 5 घंटा नहीं रही, फिर जागृति शुरू कर दो, फिर 2 दिन नहीं रहे, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो बढ़ेगी ना। ये तो जागृति शुरू करना है। हाँ, अभी आप समझे, तो आप ऐसे समझोगे कि अभी तो मैंने आपने सुनाया, मैंने सुन लिया, मगर लगता है कि सुनने में तो अच्छा है, मगर शायद कंटिन्यूस तो नहीं रहेगा। तो मैंने क्या कहा, कंटिन्यूस रखो ही, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, भूल गए वो भी तो मालूम हुआ ना आपको, वही तो आपकी जागृति है। फिर आगे बढ़ा हो, फिर भूल गए, फिर जागृति, तो इसमें तकलीफ क्या है? ऐसा तो नहीं कहा कि आपको अभी जो आपका लाइफ है 100 साल का, उसमें अभी मानो कि 50 खत्म हुआ, 50 साल का है तो आपको अभी शुरू करना है 50 साल के, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। ग्रेजुअली करना है, ग्रेजुअली करना आसान होता है, और आप ग्रॉस समझेंगे तो डिफिकल्ट है। जैसे मैंने वो कैसेट की बात आपको बता दिया, कैसेट देखेंगे तो आपके लिए मेरे लाइफ इम्पॉसिबल है, नहीं देखेंगे तो पॉसिबल है, बस। अब मेरा एक सवाल समझ में आ गया? अगर मेरा एग्जाम्पल ऐसा होगा दुनिया की कोई किताब में नहीं होगा, बस। अगर ये बात मेरी समझ में आ गई, यस, सिंपल है जो आपने बताया वो विथ एग्जांपल, अगर मैंने डाइजेस्ट कर दिया, फिट हो गया, और अगर मैं इम्प्लीमेंट करने लगा तो फिर मुझे मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं। यही तो मेडिटेशन है। हाँ, ऐसे ही बात और है। कौन सा मेडिटेशन की जरूरत है? फिर मैं मेडिटेशन करूँ, जब आप मन वचन काया से मुक्त रहते हो, खुली आंखें, उससे आया मेडिटेशन कौन सा हो सकता है? फिर जरूरत नहीं। सारे मेडिटेशन में स्वामी जी अलग अलग जाए, ओशो को सुने, श्री को सुने, सदगुरु कहीं भी, जो भी है, सब लोगों का एसेंस अवेयरनेस है बस। तो और क्या रहेगा है ना? तो और जो भी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी कि
सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया एक टेक्निक है जो अवेयरनेस की तरफ फाइनली आपको एस्टेब्लिश कर रही है। और आप जो भी बता रहे हैं ये सारी चीजें एक ही जगह आ रही है अवेयरनेस के ऊपर। तो अवेयरनेस के ऊपर, अवेयरनेस ही तो ज्ञान है, अवेयरनेस ही जागृति, तो यही meditation अवेयरनेस ही हो गया। अनुभूति है। ये जो स्वामी जी बता रहे स्वामी जी हैं ने जो बताया, जो समझा है, वो अगर हमने बराबर डाइजेस्ट कर लिया तो वो मेडिटेशन वही सोच रहे हैं, अगर हम वो हो चुका सर। फिर जैसे उन्होंने एक नोट का बोला, हम लोग सोचे कि हमारी नौकरी, सपोज हमारी 9 साल की नौकरी रही और कल को हमारी नौकरी नहीं है, सपोज हमको टर्मिनेट कर दिया या कुछ भी, तो हम वही सोचे जो हम नोट के बारे में सोच रहे थे, तो हम दुखी नहीं होंगे। ऐसा ही सिंपल बात है, कोई भी एग्जाम्पल है, विज्ञान का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, एनी सिचुएशन। ये तो एग्जाम्पल दिया है, आप कभी भी कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। विज्ञान तो विज्ञान है, जैसे अज्ञान का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, विज्ञान का भी कहीं भी कर सकते हैं। दोनों विजन ही तो है, अज्ञान और एक विज्ञान है। और रिलेटिव सत्य है, दूसरा सनातन सत्य है, बस। तो ऐसा मान लो कि सब कर्म का फल है और जो हो सके उतना प्रयत्न करो। नटसेल में ये है आज का जो लेक्चर हाँ, ये पूरा स्क्रिप्ट चल रही है, पिक्चर चल रही है। पूरी पिक्चर का ये जो एक कंक्लूजन हम निकाले आज का, जो भी हो रहा है वो कर्म का फल है। लेकिन ऐसा बैठे नहीं रहो कर्म का फल मान के, जैसे उन्होंने बताया, प्रयत्न करो। प्रयत्न करने के बाद भी जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। वो बस वही है। अगर ये कर लिया, मेरा एक प्रॉब्लम, मैं आपको प्रश्न पूछने वाला था कि मुझे जो है वो बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, बहुत थिंकिंग। मैं रात को भी यही प्रोसेस चलता है, जो दिन भर जो भी हुआ वो मैं सोचता रहूँ, अच्छा बुरा कुछ भी हुआ, सब बहुत अच्छा हो गया तो भी मैं सोचता रहूँगा, और उससे मेरी डीप स्लीप नहीं आती है, मेरी स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन अगर ये बात को मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि भाई जो हुआ है वो कर्म का फल है, मुझे सिर्फ प्रयत्न करना है, प्रयत्न करने के बाद भी जो हुआ वो कर्म का फल है, तो शायद उसमें मेरा माइंड जो है वो थोड़ा शांत होगा। मैं ऐसा समझ रहा हूँ। वो प्रश्न का जवाब मुझे इसी में मिल गया जो आपने बताया। देखो, नींद का साइंस क्या है? डिसकनेक्टेड विथ योर मैकेनिकल माइंड। इनकी अवेयरनेस के साथ जो माइंड है ना, इनकी अवेयरनेस, इसको ये भी मैकेनिकल है, ये माइंड भी मैकेनिकल है। तो जो मैकेनिकल माइंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको डिसकनेक्ट होना, उसका नाम है स्लीप। और इसके साथ कनेक्ट होना, उसका मतलब है नींद नहीं आएगी। समझ में आया? अभी मैकेनिकल माइंड क्या है? इसके साथ जुड़ा है वो मैकेनिकल ही तो है, ये भी मैकेनिकल, माइंड भी मैकेनिकल। मैंने पहले तो भी क्या, थॉट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, चलता ही रहेगा। आप तुम अटेंशन दो या ना दो तो चलता रहेगा। आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या विचार नहीं आते हैं? आते हैं। ध्यान दोगे तो विचार आते हैं, नहीं देंगे तो काम में रहेगा तो विचार तो चलता रहेगा, साइकिल है वो। तो ये विचार जो चल रहे हैं दिन में, वही विचार रात में जब चलते हैं तो सपने कहलाते हैं? नहीं, सपना अलग चीज है। सपना भी एक कर्म है, सपना भी कर्म है। सपना तो डीप स्लीप में भी आ सकता है। तो कर्म है सपना? सपना कर्म है? तो क्या है? चॉइस है। मतलब सपने की भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है? नहीं, मगर चॉइस है। नहीं, चॉइस तो नहीं है। लाइफ के सपने भी चॉइस में तो मतलब डिसाइडेड नहीं हुआ। वो भी रिलीज है, सपना भी एक रिलीज है। रिलीज है। आखिर लाइफ क्या है? सपना नहीं है। लाइफ भी एक रिलीज हो रही है। तो वही तो मैं कहता हूँ, वही तो सपना है। तो स्क्रिप्ट जैसे जागे में लिखी है, वही सपने में भी कुछ स्क्रिप्ट का एक दूसरा यस की एक स्क्रिप्ट है। यस यस। तो उसको अच्छे से डिस्कनेक्ट करने के लिए ये सोच रखनी होगी। अच्छे से डिस्कनेक्ट करने के लिए हम अवस्थाओं को जैसे कुदरती रचना देखते गएंगे और मैं शुद्धात्मा हूँ वैसे रहेंगे, तो आप असरों से मुक्त हो जाएंगे। तो एक्टिव माइंड जो है, मैकेनिकल एक्टिव माइंड, उनकी असर धीरे धीरे नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू नहीं रहेगी ना। आप किसी को अटेंशन तब दोगे जब उसकी वैल्यू होगी, वैल्यू नहीं होगी तो कैसे अटेंशन दोगे? बस। पर स्वामी तो विचार भले चलते रहेंगे, आप डिस्कनेक्ट हो गए,
मतलब आपको नींद आ गई, आप समझे ना? बस तो दिन में जो हुआ उसका मैं बहुत वैल्यू दे रहा हूँ, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, है ना? वही दिन में भी आप अज्ञानता से मुक्त होके आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं ये विज्ञान से। दिन में भी हो सकते हैं, रात में भी हो सकते हैं, प्रोसेस एक ही है, प्रोसेस अलग अलग नहीं है, एक ही प्रोसेस है, विज्ञान एक ही है। जब सोता है तो भी कुदरती रचना है और जागता है तो भी कुदरती रचना है, और हम कुदरती रचना से मुक्त ऐसे चेतन अविनाशी और अनंत ज्ञान दर्शन वाले शुद्ध आत्मा है। बस ये अवेयरनेस रखने के लिए हमारे लिए क्या है कि स्वामी जी के जो जूम सत्संग आते हैं वीक में 2 बार आते हैं, सैटरडे और संडे होते हैं, तो उनके साथ में वो कनेक्टेड रहेंगे ना, तो हमारी जागृति है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ने लगी। एप्लीकेशन तो बहुत जरूरी है। अभी हमको क्या करना है, मन वचन काया से हमको अलग रहना है। मैं इससे भी ऐसा शुद्धात्मा हूँ, हर कोई भी कर्म का हमारा आता है, उदय आता है, तभी यही हमको अप्लाई करना है हमारे रीजन से। मन जो सोचता है उससे भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, स्पीच जो निकलती है उससे भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, एक्शन जो होती है उससे भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। ये हमारी अवेयरनेस में सिर्फ रहना चाहिए, दैट्स इट। कोई बड़ा पुरुषार्थ की बात नहीं है इसमें, मगर वो हमारा एक्चुअली वी शुड स्टार्ट अप विद दैट थिंग। When our day start, we should start up with that. कि कौन उठा अभी, उठा तो कौन उठा, तो ये देह ही उठता है ना। हम तो इससे भी नहीं, शुद्धात्मा तो है वो अजर अमर अविनाशी है। वहां से हमको ये करके छोटी छोटी चीजों में हमको ये अवेयरनेस रखनी है, पहले अप्लाई करनी पड़ेगी हमको। उससे हमारी क्या होगी, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, जुदेपन की अवेयरनेस कि मैं शरीर नहीं हूँ मगर मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये छोटे छोटे उसमें हमको पहले अप्लाई करना पड़ेगा, और दूसरा स्वामी जी के साथ में कनेक्टेड भी रहना पड़ेगा। उससे बहुत लाभ होता है, बहुत ज्यादा। That's right. उनके जो सत्संग होते हैं ना, सैटरडे संडे को होते हैं। अभी ये सैटरडे कल भी है और संडे को भी है स्वामी जी का, तो जूम पे भी है, और आप चाहो तो यहाँ पर भी आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कल कुछ 3 बजे है ना स्वामी जी, देखना पड़ेगा। 3 to 5 है कल। तो आपके सत्संग में ऐसा ही ये जो बातचीत जो कर रही है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर ही हो गए हैं। ये तो पहली बार आते हैं तो इतना प्रश्न करते पूछते हैं, नहीं क्वेश्चन आंसर ही होते हैं, डिस्कशन होता ही नहीं। कोई नए व्यक्ति आते हैं तो उनके बारे में जानकारी लेते हैं, कौन है क्या है, बाकी तो क्वेश्चन आंसर होते हैं। साइंस की समझ हमारी है ना, वो पक्की हो जाती है स्वामी जी के साथ। हाँ, ये कंसेप्ट ठीक होते जाए। हाँ, वही। जब तक कंसेप्ट सॉलिड नहीं बन जाए तभी तो वो तब बेस तक बनना वो चाहिए, पुराने बेस। रॉन्ग कंसेप्ट में स्लिप हो जाते हैं। देखो सिंपल बात ये है कि गीता हम 1 बार पढ़े या 100 बार पढ़े, ठीक है, 100 बार पढ़ने से थोड़ी समझ में थोड़ी डीपनेस जरूर आएगी, मैं मानता हूँ, मल्टीपल टाइम पढ़ने से। मगर जब गीता कृष्ण के मुख से प्रत्यक्ष सुनते हैं, इसकी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कर सकते हैं? इतना डिफरेंस है, समझ में आया? इतना डिफरेंस। इट्स लाइक अ पावर हाउस ना, उनका जो है अवेयरनेस है, उनकी जो ये है विजन है, वो खुल चुका है। हमारी हाजिरी में एनवायरनमेंट होता है, क्या होता है, जागृति का एनवायरनमेंट। तो हमारी एब्सेंस में आप सुनोगे तो एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, शब्द वही का वही रहेगा। और प्रत्यक्ष होता है तो एनवायरनमेंट होता है, क्या होता है, आप समझे ना? तो एनवायरनमेंट की इफेक्ट अलग होती है। जैसे हम घर में माला गिनेंगे और मंदिर में माला गिनेंगे, फर्क नहीं होगा, क्यों? एनवायरनमेंट का फर्क। तुरंत कैसे मालूम होता है? भाई हम घर में टीवी में देखेंगे मैच, वो स्टेडियम में जाके देखेंगे, फर्क नहीं होगा। तो मैच अलग होगी, अलग क्या होगा? एनवायरनमेंट। हर जगह देखो, बिना एनवायरनमेंट की तो इफेक्ट होती है। एनवायरनमेंट ही तो पावर है, एक माहौल बनता है। सो यू आर इन्वॉल्व इन अ माहौल।
इसलिए बोलते सत्संग जरूरी है, बहुत साधना ये सत्संग। ये कलयुग के अंदर सत्संग होना, सत्संग मिलना, सत्संग सुनना और सत्संग में ही रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो कलयुग तो है ही। नहीं तो जिसका सत्संग कर रहे हो वैसे हो जाओगे। मतलब जो माहौल में रहोगे वो इनके इफेक्ट हो जाएंगे। माहौल का इफेक्ट होता जाएगा। ये प्रोटेक्ट का काम करता है। ये Protection। सत्संग सुनते 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 प्रोटेक्शन का काम करता है। तो वो माहौल होता है मगर माहौल में प्रोटेक्शन दे देता है। तो कवच बस समझते हैं ना, कवच बन जाता है तो इफेक्ट नहीं होती है। संजोग आके चले जाते हैं। तो भी थोड़ा धीरे-धीरे लेना होगा, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ सच बोल रहे हो। और दूसरा स्वामी जी के जो YouTube पे सत्संग है ना, जो इनको भी आप हर रोज एक सुनिए। आप ज्यादा सुन सकते तो बहुत कमलेश अच्छे। नंदा जी स्वामी कमलेश, हाँ स्वामी कमलेश नाथ जी। 4000 प्लस है ओके वीडियो ओके। और 2000 प्लस एपिसोड है टीवी के। ये नाम से ही है, सिर्फ यही टाइप करना है कमलेश नंदा जी। अध्यात्म विज्ञान या तो फिर स्वामी कमलेश अध्यात्म आनंद जी। विज्ञान। हाँ और टीवी में भी एपिसोड आता है अरिहंत चैनल पे, ओके। एवरी डे आता है। फिर बाद में वो यूट्यूब में आ जाते हैं। अच्छा यूट्यूब में आप कभी भी देख सकते हैं। अच्छा टीवी में तो अपने टाइम पे ही आता है अच्छा। तो लोग देखते हैं। कल हम जूम पे ही ये करें। आप जूम पे, मगर ये या स्वामी जी यहाँ पर है तो यहाँ पर कल आके फ्री है तो आप यहाँ आके बैठो ना। आ जाइए। कल किस आपको समय? कल 3 बजे है। 3 बजे। आ सकते हैं। हाँ कब आ जाएंगे? कल 3 आ बजे। जाना है कुछ कि वो activity। है तो यहाँ पर हमको लाभ ले लेना मैं चाहिए। आ जाऊंगा 3 बजे। नहीं, आप यहाँ बैठोगे और यहाँ लोग प्रश्न करेंगे मेरे को जूम पे, मैं उत्तर दूंगा। वो आप सुनोगे तो मालूम होगा लोगों के प्रश्न कैसे कैसे हैं। बिल्कुल वो। आपको तो सुनना ही है हाँ वो भी बहुत है। और वो लोग बहुत पुराने हैं। क्या क्या सवाल चल रहे हैं तो वो भी, हाँ। बहुत कुछ रिलेवेंस मिल जाता है उसमें। और यहाँ पर नहीं होंगे तो फिर हम वैसे ही जूम पे जुड़ेंगे, मगर है तो हम लाभ उठा ये तो मैं हूँ तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ आओ तो सुनना प्लस एनवायरमेंट मिलेगा। 3 बजे। मैं नहीं हूँ तो फिर सुनना तो घर पे कर कल सकते है हैं। ना, कल 3 बजे है मैं आऊंगा। और संडे के दिन है वो 6 बजे शुरू होगा। अच्छा परसों भी है। परसों भी है 6 से 8 लास्ट। 6 से 8। ठीक है। नॉर्मली आप अहमदाबाद में रहते हैं? यहाँ मेरा नेटिव अहमदाबाद है मगर मैं ज़्यादा ऐसे नहीं रहता हूँ, घर पे घूमता हूँ। हाँ बोलिए। मैं 9 महीना कम से कम 9 मंथ में आउट ऑफ घर हाउस रहता हूँ। उसमें से 4 साढ़े 4 महीना विदेश रहता हूँ और 4 साढ़े 4 महीना इंडिया में घूमता हूँ और मैक्सिमम 2.5-3 महीना ही घर में रहता हूँ और वो भी फ्रिक्वेंटली 2-3 दिन रहूँगा फिर बाहर निकलूँगा प्रोग्राम के बताए, फिर 5 दिन रहूँगा फिर बाहर निकलूँगा, 1 वीक रहूँगा फिर कंटिन्यूस नहीं रहता। ये तो कोविड आ गया तो रहना पड़ा, नहीं तो नहीं रहता। और ये 35 ईयर से कर रहे हैं। और मैं इंडिया से मैं निकला 24 तारीख को से निकला, 24 अप्रैल 24 अप्रैल और अब इंडिया वापस कब जाऊंगा 22 सितंबर। अच्छा। वहां तक बाहर हूँ विदेशों में। समझ में आया? यहाँ अबू धाबी में कितना दिन का? नहीं वो तो संडे तक, मंडे मॉर्निंग जा रहा हूँ। मंडे मॉर्निंग नहीं जा रहे। आप कहाँ जा रहे हैं? लंदन। तो वहाँ पे भी ऐसा ही आपका गैदरिंग रहता है? लंदन वो हर जगह, वहाँ शिविर भी है, शिविर। 8 दिन की शिविर है। लंदन में हॉल में प्रोग्राम्स है, मैनचेस्टर में भी है। तो डिवोटीज जो है वो सब ये वो सब ऐसे ही वहाँ से फिर अमेरिका जाऊँगा 2.5 महीने के लिए, अलग अलग जगह पे। न्यूयॉर्क से चालू करूँगा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, फ्लोरिडा, सब जगह पे, ह्यूस्टन, डेट्रॉइट, शिकागो, कैलिफोर्निया, सब जगह पे। उसके बाद जाऊँगा कनाडा में, उसके बाद दोबारा आऊँगा लंदन 5 दिन के लिए, फिर दोबारा यहाँ आऊँगा 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, फिर जाऊँगा अहमदाबाद, यहाँ आऊँगा दोबारा। अच्छा। इन सितंबर आऊँगा। कल आ जाते हैं फिर स्वामी जी, हम लोग 3 बजे में आऊँगा। हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम।